मैं नासिर हुसैन आप सबका जेएन लर्निंग स्टार्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14। आज हम लोग इसमें फैक्टराइजेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग यहाँ पे अब हम लोग जो फैक्टराइजेशन को पढ़ने की हम लोग कोशिश करेंगे और बेहतर ढंग से हम लोग देखेंगे कि मैं हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कंटेंट को देखेंगे, फिर कंटेंट में क्या होगा, फिर उसी में हम फिर क्या होगा वन बाय वन को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोग जब भी मैं यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो मैं दिखाता हूँ, आपको क्या करना है और बहुत अच्छे तरीका से आपको नोट डाउन करना है। ऐसा है कि जिस हिसाब से मैं बताऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा, जो रहेगा आपका एनसीईआरटी से लेकर के आरएस अग्रवाल है, जो भी दूसरे स्कूल का जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, सारे चीजों का मैंने बहुत अच्छे से मैंने अध्ययन किया है, मैंने पढ़ा, उसको मैंने समझने की मैंने कोशिश की है। उसी को ओवरऑल मिक्सअप बना करके एक नया वीडियो में आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, और ताकि कि आप अपने जो क्लास में हैं, लाखों में, हजारों में, आप ताकि कि क्या रहें, टॉप पर रहें। मेरा सपना यही होता है कि भाई, मेरा सपना यही है कि आप लोगों को मैं एक स्टार्स बनता हुआ देखूं। इसीलिए मैं अपना कोचिंग का नाम भी रखा हूं, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी कोचिंग चलाता हूं, जेएन राइजिंग स्टार्स, ताकि कि आप क्या बने, एक स्टार्स बने, एक सितारे की तरह पर हमेशा चमके। और सितारे की तरह चमकना अगर है तो हमें सितारे की तरह क्या होगा, जलना होगा, है ना। बर्निंग स्टार्स क्या होता है, बर्निंग ऑफ गैसेस। तो उसी हिसाब से आपको जलना है, मतलब यहाँ पे आपको हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क सब करना है। और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैं हमेशा मैं यहाँ पे बताता हूं। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं। अब हम लोग यहां से शुरुआत कर लेते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इनसे हम लोग क्या होगा कि जब हम इंट्रोडक्शन को समझ लेंगे अच्छे ढंग से कि भाई हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि कि आपको आगे समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ऐसा है ना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई फैक्टराइजेशन में आप पढ़ते क्या क्या हैं, तो जब जवाब देना थोड़ा कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर क्वेश्चन वगैरह दो तो आप कर लेंगे, बट अगर सामने वाला जिस हिसाब से आपसे उम्मीद रखता है, शायद कहीं ना कहीं उस देने में हिचकिचाहट सी हो जाती है, तोड़ मरोड़ कर तब हम जवाब दे पाते हैं। वैसा ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा यहाँ पे, ताकि कि आपसे अगर कोई पूछ ले कि आप क्या क्या पढ़ते हैं, ताकि आप फ्लुएंटली आप उनको जवाब दे सकें। और साथ में आप इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन की मदद से कैसे आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद दूसरा नंबर पे है वो है सम कॉमन टर्म्स। सम कॉमन टर्म्स, सम कॉमन टर्म्स का मतलब हो जाएगा कि जैसे कि हमारा टर्म्स क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी टर्म्स है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में टर्म्स का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। दूसरा नंबर पे है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और थर्ड में है फैक्टर्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और वो फोर्थ नंबर पे है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मेनली हम तीन तरह से देखेंगे। पहले तो ये है मोनोमियल, उसके बाद दूसरा है बाइनोमियल, तीसरा है ट्राइनोमियल। इनको हमें अच्छे ढंग से समझना होगा। जब हम इन सारे टर्म्स को ना बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा। जब आप इन सारे अच्छे टर्म्स को अच्छे से समझ लेंगे, आपको समझने में इस चैप्टर को बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मैं कह रहा हूं, पिछले 5 साल का मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। अक्सर बच्चों की जो गलतियां हो जाती हैं, टर्म्स को समझ में नहीं आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता है जल्दी। हालांकि जब वो करते हुए आ रहा है, पढ़ तो रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता है, लेकिन जब वर्ड्स जब बोला जाता है उसको क्लियरिफिकेशन नहीं होता है। 100% क्लियर, 100% उसका मीनिंग का मतलब ही नहीं पता होता है। इसको, इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं इस तरह का मैं समझाऊंगा आपको ऐसे ऐसे तरीके, ताकि कि आप इसमें बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। उसके बाद तीसरा नंबर पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज फैक्टराइजेशन। हमारा असल जो है यही से शुरुआत होता है कि भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है, उसको हम लोग फिर समझने की कोशिश करेंगे। वह अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो है चौथा नंबर। चौथे नंबर पे हम लोग समझेंगे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। कौन कौन ऐसे मेथड्स है जो कि हम लोग फैक्टराइजेशन करने में हेल्पफुल साबित होता है, या फिर
कई ऐसे सारे मेथड्स है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। पॉलिनोमियल अभी मैंने बोला, अगर आपको ये सारे वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टराइजेशन करने की कोई बात नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे में बताऊंगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, A to Z आपको कॉपी करना है, एक नोटबुक में आपको प्रॉपर ढंग से लिखना है। इसका जो मेथड में पहला जो मेथड रहेगा, हम लोग फैक्टराइजेशन के कौन सा मेथड यूज करेंगे। सबसे पहला जो मेथड रहेगा वो रहेगा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कौन सा मेथड रहेगा? वो रहेगा मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। और दूसरा जो मेथड रहेगा वो रहेगा फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन। दूसरा नंबर पे हम किसको इस्तेमाल करेंगे? वो वाले जो कि एक बायनोमियल क्या होगा, एक पॉलिनोमियल में, जो पॉलिनोमियल जो मेरा गिवन रहेगा उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। तीसरा जो चीज है या फिर थर्ड जो मेथड है वो रहेगा फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स को। हमें टर्म्स जितने भी दिया हुआ रहेगा, देखिए कभी मैं टर्म्स बोलता हूं, कभी मैं पॉलिनोमियल्स बोलता हूं, फिर कहीं कहीं मैं एक्सप्रेशन भी मैं बोलूंगा, तो आपको यहां बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे देन आपको ये सब समझ में आएगा। ये हम देख लेंगे थर्ड में। और में हम लोग रीग्रुपिंग क्या होता है उसको भी हम लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। अब देखेंगे हम लोग फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। इससे पहले जो भी मैंने मेथड्स बताए, आपको 3 मेथड यूज करेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए, लेकिन यहां किसी फॉर्मूला का यूज नहीं होने वाला है। यस, आपने सही सुना, यहां पे कोई फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। जहां पर यूज होगा, अब वो फॉर्मूला जितने भी यूज होने वाला है यहां से मैं आपको बताऊंगा, ताकि कि बच्चे जो होते हैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। जहां पे फॉर्मूला लगाना होता है वहां लगाते नहीं, जहां नहीं लगाना होता वहां लगा देते हैं, क्योंकि उनको जो एक बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए कहीं ना कहीं उसमें वो मिस कर जाता है, जिन्हीं की वजह से छोटी छोटी गलती करता है। मेजर मिस्टेक्स नहीं करता, माइनर मिस्टेक्स करता है। यही कई सारे माइनर मिस्टेक्स मिल करके एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है बच्चों को, और कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। इन्हीं सबको दूर करने के लिए मैं आपको यहां में बता रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज को यूज करके हम लोग कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, उसमें कितने तरीका है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। पहला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन। मैंने अभी बोला ना, अभी मैं एक्सप्रेशन भी मैं बोलूंगा। एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कुल मिलाकर के हम लोग इसमें कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन को करने में, इसमें इसके जरिए कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे में है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का मेथड को यूज करके कैसे आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज आसानी से कर सकते हैं। एक नंबर हो गया। आइडेंटिटीज को अब हम दूसरे नंबर पे यूज करेंगे, वो है बी में। बी में हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे जरा देखते हैं इसमें। फैक्टराइजेशन व्हेन गिवन एक्सप्रेशन इज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। कह रहा है ऐसा एक्सप्रेशंस को हम लोग फैक्टराइज करेंगे जहां पर 2 स्क्वायर का डिफरेंस हो। 2 स्क्वायर का डिफरेंस का मतलब यहां पे हो गया 2 नंबर होगा जो स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। जैसे कि आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना फॉर्मूला है ये। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, इनको हम लोग यूज करके भी फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। लेकिन कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो आएगा हमारा आइडेंटिटीज के कैटेगरी में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, जब मैं बताऊंगा तब भी आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में आएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज प्रॉपर तरीका से नोट बनाएं और समझने की सिर्फ कोशिश करें आप। अब तीसरा नंबर पे हम जो यूज करेंगे सी नंबर पे आइडेंटिटीज का, वो रहेगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। एक क्वाड्रेटिक जो ट्राइनोमियल है इसको भी हम लोग समझेंगे। कुल मिलाकर के ये रहेगा, अगर क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में 2 फॉर्म रहेगा,
पहला फॉर्म ये है, फर्स्ट फॉर्म ये है, कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म क्या है, इसमें कैसे ये बनता है, कैसे सॉल्व करना है, हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। आप सिर्फ यहाँ कहां पे आप लिख लिया करें कि ये वाला मेथड है, जब मैं बताऊंगा कि हाँ सर ने तो हमें बताया था कि ऐसा भी फॉर्म पढ़ने वाले हैं। और इसी में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे, दूसरे में वो फॉर्म रहेगा हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हम लोग आगे जानेंगे अच्छे ढंग से। आप सिर्फ इसको प्लीज आप प्रॉपर ढंग से नोट कर लें। अब हम लोग छठा नंबर पे आते हैं, यस 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हम लोग जानेंगे इसमें डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो रहेगा उसको हम लोग कैसे डिवीजन करेंगे। देखिए इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, कहीं पॉलिनोमियल्स है, कहीं बायनोमियल है, कहीं ट्राइनोमियल है, कहीं मोनोमियल है। तो ये सारे वर्ड्स जब मैं बताऊंगा यहाँ पे दूसरे नंबर पर, तो आपको ये सारे कंफ्यूजन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और कंफ्यूजन होने का कोई उम्मीद ही नहीं रहेगा, आप कर भी नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से आपको मैं पढ़ाऊंगा और आप अगर सीख लें उस हिसाब से, तो मैं यकीन कीजिए अब इसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी आपको। ओके, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट पे ये है डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। हम लोग एक मोनोमियल को दूसरे मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं उसको समझेंगे। दूसरा में है वो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। ऐसे में समझा क्योंकि पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और मोनोमियल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अब मोनोमियल, यहां इसका मतलब ये है कि दो वाले टर्म्स को या फिर दो से ज्यादा वाले टर्म्स को सिंगल टर्म से कैसे डिवाइड किया जाता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वाले चैप्टर पे। थर्ड में है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। मतलब यहां पर ये है कि एक पॉलिनोमियल का जो दूसरा पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करना है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पे है एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है उसको भी हम लोग यहां से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने कंटेंट है, दरअसल ये है क्या, ये कंटेंट है। हमेशा की तरह मैं बताता हूं कि कंटेंट भाई क्या होता है। कंटेंट का मतलब होता है लाइक अ मैप, कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि कि आपको रिवीजन करने के दौरान आपको याद रहेगा कि भाई हमने ना इस वाले चैप्टर में हमें कितने पार्ट्स पढ़ने दिए, हमें 6 पार्ट्स पढ़ने हैं। 6 कौन कौन से होगा, फटाफट आप क्या करोगे, रिवीजन कर लो। जब भी आप रिवीजन करोगे आपको उतना ही ज्यादा इस चैप्टर में उतना ही ज्यादा आपका पकड़ मजबूत होता रहेगा। चलिए, हमने तो देख लिया, अब हम लोग यहां से 1 बाय 1 को शुरू करते हैं। 1 बाय 1 को शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन में, है ना। इंट्रोडक्शन आपने अगर साइंस के जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं अगर आपने सुना होगा, तो अगर मतलब देखा होगा और पढ़ा होगा उसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस हिसाब से मैं कंटेंट में क्यों बनाता हूं, किस हिसाब से इंट्रोडक्शन ये सारे मैं क्यों करता हूं, आपको पता उसमें चल जाएगा। मैं कई बार में बता के रखा हूं। चलिए, इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वी स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग पहला पढ़ते हैं हाउ डिड फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड्स को यूज करके हम लोग कैसे एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं या फिर फैक्टराइज किया जाता है अलग अलग मेथड्स को यूज करके। जैसे कि अगर हम देख लें मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स एक हो गया, तो देखते हैं यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स बताए, कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे बताए। तो अलग अलग तरह का मेथड्स को यूज करके कैसे हम लोग एक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है अलग अलग मेथड्स को यूज करके। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे या फिर पढ़ते हैं हाउ डिड डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। हम लोग यहां समझने की कोशिश करेंगे कि एक पॉलिनोमियल को एक
पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है उसको भी समझेंगे, और इसी में हम लोग समझेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां की एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड किया जाता है हम लोग यहाँ पे बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के इंट्रोडक्शन में हमने ये समझा कि अलग अलग मेथड्स को यूज करके एक पॉलिनोमियल को अलग अलग ढंग से अलग अलग मेथड से फैक्टराइज करने के लिए हम इसमें सीखते हैं। दूसरी बात कि एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करता उसको भी हम समझेंगे। और तीसरी बात इसमें हम ये पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करता है, हम उसको भी यहां से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहां से आगे देख लेते हैं। अभी हमने इंट्रोडक्शन को अच्छे से हमने समझने की कोशिश की है। अब हम लोग यहां से सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में है सम कॉमन टर्म्स। आज हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस चैप्टर में समझने में, इस चैप्टर्स का जो एक्सरसाइज है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो जो मैं समझा रहा हूं आपको बहुत बेहतर ढंग से आपको यहां से समझना है। मैं इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप इसको समझने के बाद आपका एक भी एग्जामिनेशन हॉल में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और कोशिश करूंगा कि वो सारे मैं आपको तरीका में बताऊंगा कि वाकई आप उसमें छोड़ भी नहीं पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है वो है टर्म। टर्म होता क्या है जरा समझिए। एक टर्म होता क्या है? अ टर्म कैन बी कंटेनिंग ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विद या विदाउट स्क्वायर या क्यूबिक। टर्म जो है कोई भी जब हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि मैं एक इक्वेशन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे कि मैं लिखता हूं 10x स्क्वायर प्लस 5y प्लस में 10 इक्वल में 0। अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं अभी मैं बताऊंगा तो मैं अंडरस्टैंड थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर आप देखें कि ये नंबर है, ये जो नंबर्स है ना, इसको हम लोग नंबर बोलते हैं, और ये जो x है इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और साथ में जो इंडिपेंडेंट जो ये है 10, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, c से डिनोट करते हैं। टर्म को जब मैं बता रहा हूं आप सबको समझना है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब फिर आपको बेहतर ढंग से वहां पे समझ में आएगा। जहां जहां मैं जैसे मैं करता हूं आपको बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आपको नोट करना है। टर्म जो है वो सिर्फ किससे बन के हो सकता है? कांस्टेंट से बन के सकता है। कांस्टेंट क्या होता है आप शायद जानते होंगे, तो अभी मैं बताऊंगा। एंड वेरिएबल, ये दोनों का मिक्सअप हो सकता है। पहला पॉइंट, टर्म जो है दरअसल हम लोग पढ़ेंगे 3 कंडीशन में टर्म कैसे कैसे होता है। पहला है टर्म जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर बना होता है, और वो कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो किस में हो सकता है? विद या विदाउट स्क्वायर या क्यूबिक। उसमें क्यूबिक भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है। मतलब क्यूबिक का मतलब जिसका पावर क्या हो? 3 हो, और स्क्वायर का मतलब जिसका पावर क्या हो? 2 हो। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला, जैसे कि अगर मैंने लिखा यहाँ पे 5x स्क्वायर, तो 5 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, नंबर है। जो वेरिएबल्स होता है वो x y होता है। हम देखते हैं यहाँ पे जो x है हमारा क्या पे? वेरिएबल है, और जो 5 है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल में क्या चढ़ा हुआ है? स्क्वायर चढ़ा हुआ है। x का पावर कितना है? 2 है। तो यहां पर है x का पावर 2, मतलब यहां पे क्या है? स्क्वायर में है। अगर हम लोग सेकेंड वाले पॉइंट को अगर हम देखें वो सिर्फ 7y है। तो 7y, इसका मतलब कि यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है। क्या ये टर्म कहलाएगा? ऑफकोर्स ये भी टर्म कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो भी। हालांकि y है, y का पावर क्या है? 1 है। 1 का पावर हम लोग लिखते नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा 7y, ये भी एक टर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्स वाई स्क्वायर। यहां पर जो है ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपका सिर्फ वेरिएबल है, यहां पे कांस्टेंट नहीं है। तो अगर नहीं है तो मैंने कांस्टेंट बोला है, तो मैं यहां पर 5y स्क्वायर में लिख देता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझने में आए। तो 5y स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट भी है और साथ में वेरिएबल भी है, और वेरिएबल जो है वो स्क्वायर में है।
अब आगे को देख लेते हैं। इस वाले में अगर हम देख लेते हैं 10 क्या है, कांस्टेंट नंबर है कि नहीं। अब मैं बताऊंगा, हालांकि कांस्टेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट अलग से लिखा जाता है प्लस और माइनस के बीच में, लेकिन एक समझाने के लिए ताकि कि मैं आपको बताता हूं। हालांकि दरअसल क्या होता है, कोफिशिएंट कहलाता है। जब मैं कांस्टेंट या कोफिशिएंट में बोलूंगा, कुल मिलाकर के सारे नंबर्स की मैं बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी का या फिर टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, कहीं ना कहीं बच्चे को ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं इस सारे का प्रोसेस में बता रहा हूं। अगर मुझे बताना होता तो मैं सिंपली आता इस चैप्टर में। हालांकि ये सब चीजें पढ़ाना नहीं होता, सिर्फ क्योंकि आप पहले पढ़ चुके होते, फिर भी लेकिन मैं जानता हूं, आई एम ए डॉक्टर ऑफ दिस फील्ड। बच्चों के नफ्स जानता हूं मैं, कौन क्या करता नहीं करता। खैर मेरा इशारा आपके तरफ नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अक्सर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए मैं सबको मद्देनजर रखते हुए मैं बता रहा हूं। ओके, तो यहां पर 10 था और x क्यूब y स्क्वायर, तो यहां पर क्यूब भी आ गया और साथ में स्क्वायर भी आ गया, ये भी टर्म कहलाएगा। दूसरा जो रहेगा हमारा 10x, यहां पे विद पावर तो नहीं है कुछ, तो भी है यहाँ पे, विदाउट पावर वाला है तो भी है यहाँ पर, क्योंकि हालांकि x पावर कितना 1 होता है, x पावर बच्चों यहाँ पे है 1, लेकिन फिर हम 1 को लिखते नहीं है। आ रही बात समझ में। दूसरा में आ जाते हैं। दूसरा में जो टर्म होने का जो कंडीशन है, वो टर्म जो होगा वो सिर्फ किसका, वेरिएबल्स का बन सकता है। जैसे सिर्फ किसका, वेरिएबल का बनेगा, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही तो उसमें कोई नंबर होगा और ना ही तो नंबर और वेरिएबल का मिक्सचर होगा। ये सिर्फ क्या है, इंडिपेंडेंट सिर्फ वेरिएबल्स को भी हम लोग टर्म कह सकते हैं और कहते भी है। कैसे कहते हैं आगे देखेंगे। टर्म कैन बी कंटेनिंग ओनली वेरिएबल्स, है ना। टर्म किसका, वेरिएबल्स का सिर्फ बना हो सकता है। जैसे x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, y स्क्वायर, y क्यूब, t m n, तो ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सबको किसको, वेरिएबल्स में काउंट किया जाता है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये सारे के सारे वेरिएबल्स है। आई बात समझ में। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, दैट इज सी में क्या है, टर्म कैन बी कंटेनिंग ऑफ ओनली ऑफ कांस्टेंट, या फिर सिर्फ नंबर। किसका बन सकता है, सिर्फ किसी नंबर का बन सकता है, या फिर कोई भी कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जितने भी नंबर्स हम लिखते हैं, इंडिपेंडेंट में बोलता हूं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि 10 है, 5 है, 3 है, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर वाला हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, सिर्फ हमारा नंबर्स में आता है। आधी बात समझ में। तो मैंने समझा दिया, यहाँ पे मैंने टर्म्स को 3 हिसाब से मैंने आपको समझाया। पहला ऐसा है जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिलकर बना हो सकता है, और दूसरा जो मैंने बताया वो सिर्फ वेरिएबल से हमारा टर्म बन सकता है। तीसरा जो मैंने आपको अच्छे से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है, वो सिर्फ कांस्टेंट नंबर से ही मेरा टर्म हो सकता है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सब कॉमन टर्म्स में। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हूं, ये देखो सबके सब ना मैं अपने भाषा में मैं लिखा हूं ताकि कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। When terms are connected, मैं फिर में टर्म्स में बोला हूं ना, टर्म्स के मैं कांस्टेंट वाला भी हो सकता है, वेरिएबल वाला भी हो सकता है और मिक्सचर वाला भी हो सकता है। क्या यहाँ पे नंबर्स भी है और वेरिएबल भी है, तो मैं टर्म्स बोला, टर्म का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी सिर्फ हो सकता है, या फिर ये मिक्सचर वाला भी हो सकता है। सो जब हम लोग टर्म्स को कनेक्ट करते हैं विद प्लस, माइनस, मल्टीपल एंड डिवीजन, फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हम लोग टर्म्स के बीच में, फिर से मैं रिपीट करता हूं, जब हम लोग टर्म्स के बीच में प्लस, माइनस, मल्टीपल या डिवीजन रखते हैं, तो तभी हमारा किसका फॉर्म होता है, वो अलजेब्रिक बन जाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अरे भाई साहब, अगर कि मैं बात करूं, ये क्या है 10x स्क्वायर, अच्छा, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन, इसका मतलब ये वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों से मिला हुआ। हालांकि हम लोग मैं बताऊंगा यहाँ पे जो 10 है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट वही होगा या फिर किसी भी वेरिएबल के सामने, है ना, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लगा रहता है उनको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म का मैंने इस्तेमाल किया है ताकि कि आप ज्यादा वर्ड्स का मामले में फंस ना जाओ, इसलिए। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, आपको मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, एक है ऊपर वाला, दूसरा क्या है 5y,
ये भी क्या है, इसके साथ में अरे 5y को छोड़ा है, मैं सिर्फ y में लेता हूं। क्या मैं लेता हूं यहाँ पे y, अरे g लग रहा है ना, मैं लिख लेता हूं 10x² प्लस y। तो पहला वाला इसका हो गया, दूसरा वाला जो टर्म है जी ये क्या है, y है, और तीसरा जो है वो है क्या 10। इसका मतलब ये क्या जो ओवरऑल जो है दोस्तों, ये हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये पूरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, यहां पे तीन टर्म है, लेकिन तीनों टर्म के बीच में क्या है, कहीं प्लस है कहीं माइनस है। सो आपको मैंने यहाँ पे नोट लिखा, क्या लिखा मैंने, नोट लिखा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बुक से नहीं बल्कि मेरे पास 3 बुक का सोर्स है, बल्कि 4 है। मैंने चारों बुक्स को मैंने बहुत अच्छे से मैंने स्टडी किया है, और पिछले 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चों का अक्सर कंफ्यूजन रहता है इसमें, इसीलिए मैंने सारे बच्चों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो में आपके सामने लेकर के आया हूं, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और समझने में बहुत ज्यादा आसानी भी हो, उस हिसाब से मैंने बताया। 3 टर्म्स है, लेकिन तीनों टर्म्स के बीच में क्या है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। ऐसा क्यों है, यहां देखिए, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी शो या राइट, हम जो लिखते हैं या फिर दिखाते हैं सिर्फ प्लस और माइनस को। किसको दिखाते हैं, प्लस और माइनस को हम लोग यहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाते हैं। हालांकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीपल भी होता है, डिवीजन भी होता है, लेकिन हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम आपको बोलेगा ना, आप फैक्टराइज करो, आपको ये देगा, है ना, फैक्टराइज करो अलग अलग मेथड से। तो आप जब भी फैक्टराइज करने के लिए देखोगे ना, आपको 2 ही चीजें मोस्टली देखने को मिलेगा, एक प्लस वाला और दूसरा माइनस वाला। अगर एक ही नहीं होता है तो आप एक्सरसाइज को पलटा के देख लें, आपको दिख जाएगा। ओके, लेकिन जो हमारा मल्टीपल और डिवीजन, उसको क्या करते हैं, जो मल्टीपल होता है वो हमारा हाइड होता है। क्या होता, होता तो है लेकिन दिखता नहीं है, होता तो है मल्टीपल लेकिन दिखता नहीं है। कैसे, देखिए इधर मैं पहला वाला मैं टर्म लेता हूं, वो क्या है 10x²। दरअसल में 10 जो है ना 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, ये क्या है 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, क्योंकि जब आप इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो आपका आ जाएगा 10x²। तो क्या हो गया, मल्टीपल तो है लेकिन हाइड है, हमें दिखता नहीं है। आ रही ना बात समझ में। ओके, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब है हमारा थर्ड में, वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को आप समझना है, क्योंकि आपका बुक में कई बार मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल का बहुत ज्यादा यूज किया गया है। वो टर्म्स तो कम ही का इस्तेमाल, टर्म्स का इस्तेमाल भी नहीं है, सिर्फ वहां पे पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया गया है। ये ससुरा चीज है क्या, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल को देखें, पॉलिनोमियल सिर्फ देखिए हमारे मेन पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें, हालांकि पहले ही बुक के अकॉर्डिंग टू बुक आपको पहले पढ़ा चुका है पहले के एक्सरसाइजेस में, लेकिन आपका जो है यहां पे सिर्फ डायरेक्टली पॉलिनोमियल का इस्तेमाल किया गया। थोड़ा मैं एक बेसिक ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। देखिए पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली दूसरा है नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, है ना, बहुत सारे टर्म्स मिलने के बाद उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जो जो मैं शब्द में बोलता हूं उसको अच्छे ढंग से आपको लिखना है, क्योंकि आगे आपका काम बहुत ज्यादा आने वाला है। ओके, पहला अगर बोला कि बहुत सारे टर्म है ना, जैसे कि अगर मैंने यहां पे लिखा था, यहां सिंगल टर्म था, क्या था, सिंगल टर्म था, तो सिंगल टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल टर्म को बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म, सिंगल टर्म को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1 या सिंगल, नोमियल का मतलब होता है टर्म, मतलब ऐसा मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पे x², x² अगर है तो इसका मतलब टर्म एक है। अगर आप कोई बच्चा यूं कह दे, बच्चा कहने को तो क्या कुछ भी कह सकते हैं, है कि नहीं, अगर बोलेगा सर मैं x इंटू एक्स भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने इसको फैक्टर कर लिया, मल्टीपल में कर लिया। तो अगर इन दोनों का आप बोलोगे एक इधर हो गया दूसरा ये हो गया, ये तो दो टर्म हमें दिख रहा है, 2 टर्म को आप मोनोमियल कैसे कह सकते हो। तो मैं बच्चा आपको फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि जब 2 नंबर्स के बीच में मल्टीपल हो तो भी हम लोग एक ही टर्म कंसीडर करते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अक्सर बच्चा 80% बच्चा से ज्यादा कंफ्यूजन इसी टर्म में फंस जाता है। वो
यहां पे मैंने एक्स स्क्वायर को एक्स, मैंने एक एक्स दूसरा एक्स में मैंने बदला। इसका मतलब दो नंबर के बीच में जब भी मल्टीपल हो तो हम लोग एक ही नंबर कंसीडर करेंगे। तो जब हम लोग x इंटू एक्स तो हो जाता एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1 इसका पावर 1, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। आईडी बात समझ में? ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है? एक मोनोमियल है। 10y स्क्वायर, तो अगर 10y स्क्वायर है तो यहां पे लिख लेता हूं 10y स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं 10 इंटू वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक 10 अलग है, y स्क्वायर अलग है, तो हम लोग कितना सिंगल टर्म बोलेंगे। लेकिन मतलब और लेकिन अगर हम लोग 10 ऐसे मान लेता हूं मैं इसी टर्म को, देखो ये तो हमारा सिंगल टर्म ही कहलाएगा, लेकिन y स्क्वायर प्लस 10, तो लेकिन अब कितना टर्म कहलाएगा? आप यहां पे दो दो टर्म कहलाएगा। क्यों दो टर्म कहलाएगा? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस का है। अगर इन दोनों के बीच का अगर माइनस होता, जैसे कि y स्क्वायर माइनस 10, तो यहां भी कितना नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता? दो कहलाता। क्यों? दो टर्म के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों नंबर्स के बीच में एक जगह प्लस था, एक जगह माइनस है। अगर दो टर्म के बीच में अगर प्लस हो या फिर माइनस हो, उसको हम लोग सिंगल टर्म कभी कंसीडर नहीं करेंगे, अलग अलग टर्म्स बोलेंगे। यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, लेकिन इन दोनों का बीच का जो मल्टीपल का रिलेशन है वो हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। इसीलिए मैंने बोला ना मल्टीपल इज हाइड, हाइड इसलिए रखा गया है। चलिए ये कहां थे? अच्छा हम ये पे थे क्या? चलिए आ गए। दूसरा है मैंने 10 सिर्फ लिखा। 10 अपने आप में भी क्या एक मोनोमियल है, हालांकि ये कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर है ना। 10 भी हो सकता है। 5xy है कि नहीं? हालांकि 5xy को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो आपको ना समझना बहुत जरूरी है, समझना आपको बहुत जरूरी है इन बातों को जो अभी मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी मैं एक्सरसाइज मैंने शुरुआत नहीं किया है। जब मैं एक्सरसाइज को जब मैं शुरुआत करूंगा, जब आप ये सब चीजें समझ लेंगे तो आपको समझना बहुत आसानी हो जाएगा। आप खुद इस चीज का रियलाइज करोगे। जैसे कि मैं लिख सकता हूं इन दोनों के बीच में 5 है, x है, y है, ये सब के सब क्या रिलेशन है? मल्टीपल का रिलेशन। क्योंकि यहां पे हम लोग मल्टीपल को दिखाते ही नहीं है ना। तो 5 इंटू एक्स वाई, क्योंकि ये तीनों के तीनों अनलाइक टर्म्स है, एक जैसा टर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग जब इनको मल्टीपल में रखते हैं तो ऐसा नहीं लिखने की जगह अगर कोई एक्स वाई भी लिखे तो वो भी क्या है? वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसीलिए 5xy कितना टर्म है? दो टर्म है। सॉरी सिंगल टर्म है यहाँ पे, है ना, क्योंकि मल्टीपल में है। अगर मल्टीपल के जगह सपोज दैट, फिर से मैं ले लेता हूं यहाँ पे, अब है ना, इसको जब मैं लिखता हूं इसके सामने जब मैं बता रहा हूं, जब इतने सारे मैं खोल के मैं बता रहा हूं, आप नीचे लिखते जाएं, है ना। ऐसा करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है आपका 10 तक तो पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं। अगर कोई गलती से अगर ले लिया मैथ 12, 11, 12 में, तो आपका ग्रेजुएशन तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन मैथ नहीं, वो तो आपका अपना पर्सनल चॉइस है। ओके दोस्तों, तो मैं इसको क्या करता रफ कर दे रहा हूं, समझ रहे हैं आप लिख लिया करें इसको प्लीज। चलिए जी, मैं मान लेता हूं अगर यही टर्म अगर ऐसा होता, चलो मैं नहीं लिखता हूं, अगर ये 5 है प्लस है x प्लस वाई, अब बताए कितना टर्म होता है? बताओ कितना टर्म होगा? एक्जैक्टली 3 टर्म होगा, क्योंकि इन दो टर्म के बीच में क्या रिलेशन आ गया? प्लस का हो गया। x और y के बीच में क्या रिलेशन आ गया? प्लस में आ गया। तो कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स? यहां पे अब होगा नंबर ऑफ टर्म्स 3 होगा। अगर सपोज डेट माइनस माइनस होता तो भी यहां नंबर ऑफ टर्म्स 3 होता, क्योंकि मैं पहले ही मैं लिख चुका हूं। कहां लिखा हूं मैं? अरे यार लिखा तो जरूर होंगे। अच्छा यहाँ पे प्लस और माइनस को सिर्फ लिखते हैं। चले जी, इसमें बहुत ज्यादा हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बताना बहुत जरूरी था। आपको तो लोग पहले भी बता दिए होंगे, पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब सब खा पी के बहुत सब बच्चे तो बराबर भी कर दिए होंगे। चलिए जी, अब देख लेते हैं। पहला हमने मोनोमियल सिंगल टर्म वाले को देखते हैं। अब देखते हैं बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब होता टू टर्म्स। टू टर्म्स का मतलब हो गया बाई का मतलब होता टू, नोमियल का मतलब होता टर्म। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो ही टर्म हो। जैसे कि देख लीजिए, यहां पे मैंने लिखा है 10x स्क्वायर। ये 10x स्क्वायर में कैसे मैं लिखा? क्योंकि 10x स्क्वायर और y के बीच में मल्टीपल का रिलेशन है। मल्टीपल हमेशा हाइड में होता है, दिखता नहीं है, इसीलिए हम लोग एक टर्म कंसीडर करेंगे।
+10 जो है वो दूसरा हमारा टर्म है, इसी को ये हमारा कैसा बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग इसको कैसे कैसे लिखेंगे, ये कैसे कैसे आता है, तो हम लोग मैंने अब बताएंगे। 2 आ गया। अब आ जाती है तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन है ना, मैंने बता दिया ना, ऐसा एक्सप्रेशन जो कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि 3 टर्म्स वाले हो, 3 टर्म्स वाले, जैसे कि यार एग्जांपल भी यहां पे है ना, 10x² - y + 10 कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। आ रही बात समझ में? सो ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। जैसे कि 5x² + x + 10, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 है, ट्राइनोमियल कहलाएंगे। 3x² y + 9xy² प्लस में 5 इक्वल में 0, छोड़ो 0 यहाँ पे लिखते नहीं है ना, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे इसको। अब हम लोग आगे की और पॉइंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देख लिया, अभी हमने देखने की हमने कोशिश की कि जो कुछ कॉमन टर्म्स थे मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग कॉमन टर्म्स में और एक है बचा हुआ, जो कि हमारा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर क्या होता है? When an algebraic expression, कोई भी algebraic expression को हम लोग लिखते हैं किसमें, प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट जो होगा सिंपल का, कोई भी नंबर्स का जब हम लोग ब्रेक करके हम लोग मल्टीपल्स में लिखते हैं, जो मैं कह रहा हूं ना उसको आप राइट डाउन करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश नहीं करनी, बिल्कुल आपको राइट डाउन बिल्कुल करना है। उसके बाद आपको मैं आगे में बताऊंगा कि ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, शायद थोड़े से समझने में अब मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको समझना है। जब मैं एग्जांपल्स जब मैं लूंगा तो देन आपको क्या ये सब चीजें आसानी से समझ में आ जाना है। When an algebraic expression can be written as a product of 2 or more expressions, कहता है जब भी कोई भी algebraic expressions को हम लोग किस में लिखते हैं, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट 2 और more expressions, यहां पे कोई भी नंबर है, जब हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, then each of these expression is called a factor of the given information। तभी दिए हुए जो algebraic expression है उन्हीं का हम लोग फैक्टर कहलाएगा। थोड़ा सा शायद आपको समझने में बातों को शायद थोड़ा सा दिक्कत रहा होगा, लेकिन हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के आपके कंफ्यूजन को अभी जस्ट दूर कर देते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपसे सिंपली पूछा जाएगा जी कि फैक्टर ऑफ 15 बताओ, तो आपको क्या करना है, अच्छा फैक्टर ऑफ 15 का मतलब ये हो जाएगा, अच्छा मैं किसका 15 का निकालना है। पहले आपको देखना ये है कि 15 को कौन कौन नंबर से डिविजिबल हो सकता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर किसी भी नंबर को अगर मैं फैक्टर करना हो तो दरअसल में क्या है, 15 यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक के हिसाब से वहां पे पहले दिया हुआ है कि आप फैक्टर किसका करें, नेचुरल नंबर्स का करें, राइट। तो 15 क्या अपने आप एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो 15 को कैसे फैक्टर करना है आप ध्यान दिए। हम 2 तरीका से फैक्टर कर सकते हैं। पहला की जगह, अच्छा 15 को हम कौन कौन नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं। पहला 15 जो 1 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा, और 3 से हो जाएगा, मतलब 3 से होगा, तीसरा 5 से होगा। तो एक मेथड हो गया कि एक नंबर कौन कौन सा नंबर से डिवाइड हो सकता है, एक नंबर हो गया एक तरीका। दूसरा है कि आप सिंपली क्या करें, आप 15 का एलसीएम ले लें, जो भी नंबर का आप जो भी नेचुरल नंबर का आपको फैक्टर निकालना है उसका आप सिंपली क्या एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जब भी लेंगे तो ये इनसे जाने वाला, पहला सबसे छोटे नंबर से उसको डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, तो वो किससे 3 से जाएगा। 3 5 जा, या कि 3 को कितने बार आप पढ़ोगे जो 15 आएगा वो रहेगा 5। अब रही बात 5 को कितने बार पढ़ोगे, कौन सा नंबर से पढ़ोगे जो 5 का डिविजिबल हो जाए, मतलब जाहिर सी बात है 5 से होगा, 5 1 जा 5। तो आपके पास सिंपली हो गया क्या, 3 × 5। तो यही 2 नंबर है, 3 और 5, दो एक ऐसा नंबर है जो कि किसका फैक्टर होगा, 15 का फैक्टर होगा। तो जब फैक्टर होगा, यहां पर बोला है एक चीज, रिटर्न एज द प्रोडक्ट। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना, क्योंकि आपका पूरे इसमें ये वाला काम आने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर, तो इसका मतलब का 15 का प्रोडक्ट कौन कौन है, 3 और 5 में है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 ऐसा मल्टीपल्स होगा जिस नंबर का हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर किसका कर रहे हैं, 15 का कर रहे हैं। तो 15 का 2 प्रोडक्ट सिंपल सा कौन आ गया,
3 और 5, तो मैं कह सकता हूं 3 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15। आ रही बात समझ में? और हम और दूसरा एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कह दिए 5xy का आप मुझे फैक्टर करके बताओ, क्या करना है? फैक्टर। लो जी, यहां तो 5 है, यहां x है और y है, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा गड़बड़ वाली बात होगी, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? देखिए, इस नंबर को क्या करना है आपको? सिंपली एक बार मैं ये पे लिख देता हूं ना, रहने दीजिए, ये पे समझा देता हूं मैं। 5 है, 5 को पहले ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। 5 अलग है, x अलग है, y अलग है, यहाँ पे 3 चीजें हैं, लेकिन तीनों चीजों में कुछ भी कॉमन नहीं है जी। तो नहीं कॉमन है तो आप क्या करना? 5 को और x के बीच में क्या रिलेशन होगा? साइन जो होगा मल्टीपल है, 5 इंटू एक्स, और x और y के बीच में कुछ सिमिलरिटीज तो है नहीं जी। और अगर किसी चीज का सिंबल हमें दिख रहा नहीं, अगर हमें किसी भी चीज का 5x और y के बीच में नहीं दिख रहा है, तो इनडायरेक्टली हिडन क्या है? मल्टीप्लाई है। तो 5 इंटू एक्स और y, तो सिंपली मैं कह सकता हूं 5x एंड y आर प्राइम फैक्टर ऑफ 5xy। तो 5xy का क्या हो गया? ये सारे फैक्टर्स हो गया। जब हम लोग इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या, ये वाला फॉर्म आ जाएगा। और ये नहीं, 3 और 5 को मल्टीपल करोगे तो ये क्या हो जाएगा? वो भी 15 होगा। सिर्फ हम नंबर्स को ब्रेक करते हैं, किसमें? प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। अब आ जाए नोट। ये नोट क्या है, जरा इसको समझिए। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, उसमें एक टर्म होता है जी प्राइम, है ना? प्राइम फैक्टर जो प्राइम है, तो इस प्राइम के जगह और एक वर्ड यूज होने वाला है जिसका नाम है इररिड्यूसिबल। प्राइम की जगह कौन सा हम लोग वर्ड को यूज करेंगे? वो वर्ड को यूज करेंगे इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है, जरा समझ लेते हैं उसको। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, तो आपके बिल्कुल जड़ तक पढ़े, तभी आपका एक बेसिक स्ट्रांग रहेगा और आगे कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। जब किसी भी चीज को आप किसी भी चीज को जब आप क्या खंगाल करके उसको बिल्कुल एकदम रूट से बेस तक आप उसको समझते हैं, देन आप क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। इररिड्यूसिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू मेक स्मॉलर या सिंपलर। का मतलब ऐसा टर्म्स हो जाएगा जहां पर उसको हम स्मॉल और नहीं कर सकते, ना ही तो हम उसको छोटे कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं 15 का मैंने लिया 3 इंटू 5, तो और हम लोग 3 को भी छोटा नहीं कर सकते, 5 को भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है, हम तो कर ही नहीं सकते इसको ना, इसका कुछ नहीं होगा डिविजिबल ऑफ 1 को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 15 इक्वल में 1 इंटू ऐसे नंबर आना चाहिए। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। जैसे कि 15 है, तो 15 को मैं ज्यादा पहला नंबर होता 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5। दरअसल की होता क्या है, 1 को हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जितने भी नंबर है 1 सबके साथ मल्टीपल है। आ रही ना बात समझ में? इसलिए हम लोग 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, सिंपली हम लोग ये लिखते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसी वाले को 5x एंड y आर प्राइम फैक्टर। लेकिन मैंने क्या बोला, प्राइम की जगह हम लोग किसको यूज करेंगे? इररिड्यूसिबल करेंगे। इसी को देखते हैं कि हम लोग कैसे लिखते हैं। मैं लिखूंगा 5 इंटू x इंटू y इज इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। आपने सही सुना अभी, जो 5 इंटू एक्स और वाई है, क्योंकि अब प्रोडक्ट सिंपल सा प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इररिड्यूसिबल फॉर्म बोलेंगे 5 ऑफ, मतलब किसका? 5xy का। अब हम लोग लास्ट एग्जांपल लेते हैं फैक्टर का, क्योंकि जब मैं बता रहा हूं फैक्टर का, फैक्टराइजेशन का भी मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स लूंगा, बिकॉज ऑफ आपको एक्सरसाइज में यही करना है। जब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब चीजों पे बनने लगेगा, समझने लगेगा, तो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जरा देखिए इसको करना क्या है। ये जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल मैंने लिया है m² प्लस 3m प्लस 2। तो आपको क्या करना है? ऐसा करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये सब क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक मैं एग्जांपल में लेना चाहता हूं। जैसे ये 2 है, 2 को क्या करना है? m² के साथ में कोई नंबर है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिंपल में कितना m² है? 1 है। तो इस 2 को क्या करना है? m² के कोफिशिएंट के साथ मतलब आपको मल्टीपल करना है। कुल मिला करके m² के सामने में जो भी नंबर लगा होगा उसी से आपको मल्टीपल करना है। यहां तो कुछ नहीं है, 1 है। क्या है? 1 है।
तो 2 को किसके साथ मल्टीपल करेंगे, एम स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्योंकि मैंने बताया कि 1 सबके साथ मल्टीपल में होता है तो 2 हो जाएगा। 2 को हम लोग कैसे फैक्टर करें, 2 को हम लोग किस चीज में फैक्टर करें। सबसे पहले जो मैं वर्ड्स को यूज करता हूं, मैं लाइंस को, उसी को आपको समझना है। मल्टीपल कर दिया जी, 2 आ गया, 2 को हम लोग फैक्टर करें, तो 2 को फैक्टर करने का आसान तरीका, 2 जो है ये 1 से डिविजिबल हो सकता है कि नहीं, और दूसरा 2 अपने आप से हो सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगा जो 2 का हमने जो फैक्टर किया वो क्या 1 और 2 का फॉर्म में। आ रही बात समझ में। अब यही दो नंबर्स को, कौन सा नंबर्स को, यही दो नंबर्स को इस्तेमाल करना हमें 3 बनाने में। तो यही 1 इंटू 2 को हम लोग जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ने या घटाने या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, इन्हीं दोनों नंबर का खेलेंगे, है ना, जोड़ना घटाना, यही दो नंबर का 1 और 2 का जोड़ना और घटाना खेलेंगे। इसमें क्या होगा, हमें 3 लाना है। 3 कैसा लाना है जी, प्लस में लाना है। एम को फिलहाल आप छोड़ दो, एम को छोड़ दो। तो हम लोग तो अच्छा यार हम क्या करेंगे, 1 और 2 है तो हम लोग 2 + 1 करेंगे, 3 अपने आप में आ जाएगा। सो एम स्क्वायर को एज इट इज आप लिख दो प्लस में, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3m को, अगर मैं लिख दू 2m प्लस सिंगल m, क्योंकि 1m, चलो जी 1 ही लिख देते हैं, आप भी सोचिए जी 1 सर ने क्या कर दिया, 1m प्लस में 2, ये वाला ऐसे ही रहेगा, लास्ट वाला ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा कुछ रहेगा बीच वाला, क्योंकि हम लोग 1 को 1m 2 इंटू m, तो 2m प्लस 1m इज इक्वल टू 3m, बीच वाला आ गया, बिल्कुल जी आ गया। लेकिन हम लोग 1 को कंसीडर करते नहीं है, इसीलिए हम उसको लिखते नहीं है। आधी बात समझ में। आप कॉमन ले लो दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर को एक ब्रैकेट में ले लो आप, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m, इसको ले लिया, कुछ ऐसे ले लीजिए, उसका प्लस लगा दो। तो इसमें लिखना है दोस्तों, ऐसे करके आप लिख लो, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं आगे काम आने वाला है, इसीलिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें सिर्फ m ही कॉमन है, m बाहर ले लो। 2m था, m स्क्वायर का मतलब 2m है ना, मैं बोलूंगा इसमें से एक m ले लेंगे, क्योंकि m स्क्वायर का मतलब 2m है। एक m को हमने ले लिया, अंदर में बचेगा 1m प्लस 2m था, तो मैंने एक m ले लिया, बचेगा सिंगल m। आ रही बात समझ में। सॉरी, m तो मैंने ले लिया तो बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इंटू है ना, तो दो अलग अलग चीज है, तो मुझे सिर्फ m को लेना, ना को 2 को लेना है। आ रही बात समझ में। 2 क्योंकि हमने m को ले लिया, 2 बच गया। फिर प्लस में अगर हम यहाँ देख लें तो इसमें से कुछ नहीं हो तो 1 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। जब भी 1 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, वो बचेगा m प्लस 2। जरा हम इसको क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। चलिए जी, आ गया। अब क्या करना है, आप देखो इस दोनों ब्रैकेट के अंदर में सेम जैसा है वैसे ही ले लो। तो जब भी बराबर में आप लोगे तो जो ब्रैकेट में जो जैसा है वैसा ही लेना है। पहले आप देखो इस वाले m को और 1 को ले लो, तो m तो हमारा जो बाहर में था वैसे ही ले लेते हैं। ये जो 1 के सामने क्या प्लस है कि माइनस है, प्लस है, प्लस 1 ले लेते हैं। आई बात समझ में। अब क्या करना है, इन दोनों में से एक को ले लो, तो एक को हम लोग किसको ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं दोनों में से एक को ले लो। मतलब इस वाले ब्रैकेट के अंदर में जो है उसको लेना है m प्लस 2, उन दोनों में से एक लेना है, क्योंकि दोनों एक ही जैसा है, m प्लस 2। तो कुल मिलाकर के जो हमारा जो फाइनली जो आंसर आएगा ये रहेगा m प्लस 1 और m प्लस 2, इसका क्या रहेगा, इसका m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। अब जो फैक्टर आया, अलग अलग दो नंबर आया, तो जो फैक्टर्स आएगा इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, मल्टीपल का रिलेशन, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो मल्टीपल है, या फिर हम प्रोडक्ट बोलते हैं। अब आइए जी, ये रहा हमारा फैक्टर का। अब हम लोग शुरुआत करते हैं, असली जो शुरुआत होता है वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन से। लेकिन जो भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूं ना, वो एक्सरसाइज में और कमाल का आएगा जब मैं आपको मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन का जब हम लोग देखेंगे। फैक्टराइजेशन होता क्या है उसको देखें। फैक्टराइजेशन सिंपली एक प्रोसेस है। फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस वेयर वी फैक्टराइज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको सिंपल से अगर कोई पूछ ले भाई, तो कोई पूछने का मतलब जब भी मैं इस वर्ड का यूज करता है, मतलब कि आप इनडायरेक्ट में पूछ रहा हूं और इनडायरेक्टली आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप कैसे याद करें, आप कैसे जवाब दें इन सब चीजों को। अगर कोई भी आपसे पूछ लेगा, है ना, इनडायरेक्टली आपको मैं पूछ भी रहा हूं, साथ में समझाने की भी मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि कि आप एक बेहतर ढंग से आप समझें। सो फैक्टराइज क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो
वी राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर प्रोडक्ट्स, सॉरी सिंपलर फैक्टर के फॉर्म में हम उसको मल्टीपल कर देते हैं। सम चीज मैंने भी बोला यहाँ पे, दीज फैक्टर्स कैन बी, ये जो फैक्टर्स हो सकता है वो नंबर्स हो सकता है। क्या हो सकता है? नंबर्स भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकता है, या फिर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फॉर्म हो सकता है। जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइज करने का मतलब उस नंबर को हम ब्रेक कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स में करेंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल मैंने लिया इसका 3 into 5। जब भी करेंगे हो सकता है हमने सिर्फ यहाँ पे नंबर वाला लिया इसलिए नंबर्स में आया, कहीं हम लोग वेरिएबल्स वाला भी ले सकते हैं, नंबर्स वाला भी हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है, साथ में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फॉर्म बना, जैसे कि हमारा ये बन चुका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म, बट यहाँ पे क्या है? मल्टीपल है। उसी तरीका से याद रखना है आपको, इसको फैक्टर के याद रखना है, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन है क्या है? बिल्कुल रिवर्स है। देखिए हम लोग ना एक ही जगह आसपास घूमेंगे, लेकिन नाम टर्म्स इतने सारे हैं इसमें, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें एक जैसा है। जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा, तब फिर आपको समझने में आसानी होगी, है कि नहीं? तो जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, किसका? मल्टीप्लीकेशन का। इसको समझते हैं और हमारा जो एक्सरसाइज होगा उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जरा देख लेते हैं। मैं मान लेता हूं प्रोडक्ट, बोला ही नहीं यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ सिंपलर फैक्टर। सिंपलर फैक्टर का मतलब उसको फैक्टराइज करने के बाद जो वर्ड्स आते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोलेंगे, 3 and 5 क्या फैक्टर है? किसका फैक्टर है बच्चों? 15 का है, मतलब 15 का ही है। चलिए जी देख लेते हैं। प्रोडक्ट में मतलब होता है कि दो नंबर मल्टीपल में होंगे। क्या होंगे? इसका मतलब दो नंबर मल्टीपल में होंगे, उसी को हम लोग सिंपली क्या प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे 3x, ये जो ब्रैकेट में है 4x - 5, तो क्या दो नंबर किस चीज में है? मल्टीपल में। ये रहा है प्रोडक्ट। अरे बात समझ में? अब हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर हम लोग इनको मल्टीपल कर ले, अरे ऐसे मैं मान लेता हूं, यहाँ पे मल्टीपल कर ले तो 3x पहले इस वाले नंबर के साथ मल्टीपल होगा, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। 3 4 12, x इंटू एक्स, सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देख लेते ये नंबर किस में है? प्लस में है। प्लस ये किस में है? माइनस में है। तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होता है। और 3 को किसके 5 को साथ कर ले, या फिर 3 को 5 के साथ जब भी मल्टीपल कर लेंगे हो जाएगा 3, क्यों x भी है और y भी है। तो कुल मिला करके अगर आप देखें, है ना, तो ये प्रोडक्ट्स था तो हमारा सिंपली इस फॉर्म में बन गया। जब ये फॉर्म में बना, है कि नहीं? अब देखिए रिवर्स कैसे हो जाएगा। तो ये रहा जी, सेम नंबर को मैंने यहां पे लिख लिया कि नहीं? देखिए जरा, 12x² - 15xy। जब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे? कॉमन लेने के बाद हम लोग देखेंगे जी यहाँ 12 है, यहाँ 15 है। अच्छा, इन दोनों में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 को भी कर रहा है। तो हमें नजर में आए जो 3 है, 3 एक ऐसा नंबर है। देखिए पहले सिर्फ मैंने नंबर्स को ले रहा हूं, फिर हम लोग किसको लेंगे? वेरिएबल्स को लेंगे। तो 12 और 5 को जो कॉमन मतलब के जो नंबर डिवाइड करने वाला होगा, या फिर उसका दूसरा वर्ड लेते हैं हम, कॉमन का भी शब्द यूज करते हैं, राइट? तो कॉमन शब्द का यूज करो, या फिर आप बोलोगे एक ऐसा नंबर जो कि 12 को डिवाइड कर रहा है, 15 को भी कर रहा है। अच्छा, 12 को और 15 को डिवाइड करने वाला जो नंबर होगा वो रहेगा 3। मैंने 3 तो ले लिया। क्या ले लिया? चलिए करके बताते हैं। इन दोनों में क्या है? 3 को हमने ले लिया। अब हम लोग देख लेते हैं जी, नंबर वाला काम खत्म। अब वेरिएबल वाला को देखते हैं। यहां भी x, यहां भी x। इसका मतलब जब दोनों नंबर पे तो x को डिवाइड करने वाला कुछ होगा भी। इसका मतलब x² है, यहाँ x है, तो मिनिमम जो होगा वो x होगा। तो हम लोग दोनों में क्या x कॉमन ले लिए। जब हम लोग यहां से ले लिए तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। और x² में एक x ले बचेगा, x बचेगा। और साथ में हम लोग यहां से 3 को किससे? 5, अगर 15 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो मतलब कॉमन लेने का मतलब कितना हो जाएगा? माइनस है, माइनस को 5 लिख लें जी, क्योंकि यहाँ x था, एक x हमने बाहर ले लिया। अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा y। देखिए अब कुल मिला करके जो ये वाला ना यहाँ पे आ गया। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहता हूं, जब भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट वो फैक्टराइजेशन होगा, जो फैक्टराइजेशन होगा वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। किसका हो जाएगा?
प्रोडक्ट का हो जाएगा। कुल मिलाकर हम इन्हीं चीजों को सॉल्व करने की आगे कोशिश करेंगे। अब और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये रहा प्रोडक्ट, मैं मान लेता हूं 2 नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसका मतलब 2 नंबर क्या होगा, अलग अलग मल्टीपल में होगा। तो जब भी हम इस प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। प्रोडक्ट में है, जब दोनों का मल्टीपल करेंगे आप, अगर देखें ए इसको बी, टोटल 2a को a मान लेते हैं, 3b को हम लोग b मान लेंगे, फिर 2a को हमने तो a तो मान ही लिया अभी यहाँ पे, और माइनस वाला जो नंबर है 3b को हम लोग b मान लेते हैं। तो एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है ना, नंबर तो सेम ही है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस का मतलब ये मैं कह रहा हूं आपसे कि a स्क्वायर, ऐसे लीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुल मिला करके ये वाला जो हमारे गिवन है वो इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और इसको बिल्कुल क्या कर रहा है, उसी का सेम जैसी चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। तो कुल मिला करके मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला ये होगा a स्क्वायर। a किसको माना था हमने, हमने यहाँ पे a को माना था। तो कुल मिला करके a का स्क्वायर, और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता है माइनस का है कि नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। बी स्क्वायर किसको मैंने माना था यहाँ पे, 3b को। तो 3b का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रहेगा 4a का स्क्वायर तो यही रहेगा, और माइनस का माइनस ही लगा दो आप। आ रही ना बात समझ में। आप देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो जब 2 नंबर का जब प्रोडक्ट किए तो हमारे पास कुछ यूं आपस में खुल गया, ठीक है। जब हम लोग सेम ही नंबर को यहां पे मैंने लिखा है, अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, और फैक्टराइजेशन में क्या करना है, हमें प्रोडक्ट का फॉर्म में लाना है। किसमें फॉर्म में लाना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब गिवन है तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, प्रोडक्ट फॉर्म में लाना है। अब कैसे लेकर के आ सकते हैं, कुल मिलाकर के ये उल्टा क्यों है, रिवर्स इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ था, हमें एक्सप्रेशन में लाना था। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, यही दोनों चीज का क्या है। अब मैं एक थोड़ा सा डिफरेंसेस में आपको मैं बता रहा था, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है, ये तो लेंदी भी सब्जेक्ट है, मतलब चैप्टर है ये। चलो जी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में अगर हम देख लें तो सॉरी कॉमन तो होगा नहीं, है ना। सिंपली किसका फॉर्म में हमें दिख रहा है, अगर हम लोग सिंपली अगर देख लें तो a स्क्वायर इसको मान लो, है कि नहीं। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाता था आपका सिंपली, अब जो यहां पर आ जाएगा 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस वाला आ जाएगा। तो अगर हम लोग ले लेते हैं सिंपली, ये किसका हो जाएगा, a 4a प्लस में b तो a रहेगा, तो यहां पे क्या रहेगा, तो अगर हम लोग b को ले लेते हैं सिंपली तो कितना हो जाएगा 9b प्लस में रहा। अब इसको एक बार माइनस में लिख लेते हैं, 4a माइनस में 9b। जब हम लोग इसको लिए इसके फॉर्म में आ जाएगा, जब भी हमारा इसके फॉर्म में आ जाएगा, अगर हम देख लें तो ये सिंपली किसका फॉर्म में आ जाएगा। एक काम कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला में तोड़ लेते हैं इसको, सिंपली सी बात है। दरअसल जो मैं लिखा था यहाँ पे 4a जो होगा ना, देखिए सिंपली सर इसको ले लेते हैं, देख ले यहाँ पे कि ये वाला होगा। अब हम लोग देख लें, अगर हम लोग सिंपली अगर देख ले इसको तो 4a स्क्वायर माइनस का 9 का b स्क्वायर है। तो अगर हम लोग a स्क्वायर के फॉर्म में करें तो क्योंकि दरअसल जो a स्क्वायर सिंपली किसमें है, a में है, हमें फोर में कैसे ला सकते हैं, अगर मैं लिख दूं 2a का होल स्क्वायर, आ रही बात समझ में, माइनस में अगर इसको मैं लिख सकता हूं 3b का होल स्क्वायर। जब आप लोग स्क्वायर में तोड़ोगे तो सिंपली इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में तो आ गया आपका। जब आ गया तो सिंपली किसमें है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस, इसको हम लोग पूरे a मानेंगे और इस वाले को b मानेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो a प्लस b, तो 2a प्लस में 3b एक बार लिख लेंगे। तो एक बार हम लोग 2a माइनस 3b, कुल मिलाकर के आपको अगर आप देखें तो आप कहां पहुंचे, वही पहुंचे जहां से हमने शुरुआत किया था। तो ये रिवर्स प्रोसेस हुआ कि नहीं है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस हो गया।
अब हम लोग थोड़ा सा और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें है, देखते हैं, जैसे कि ये रहा, ये क्या है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में है और यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। इसमें मैंने क्योंकि तुम एक ही नंबर लिया है ताकि कि आपको समझ में आए कि जी ये हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में है रहेगा, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। अब देख लेते हैं जी, इसमें ना हमारा 10y इज इक्वल टू है, सॉरी 10y इंटू एक्स माइनस 2y, तो मल्टीपल कर दिए, पहले इनके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 10y x या फिर 10xy, आपकी मर्जी जो लेना चाहे। प्लस में 10 है, इनटू करेंगे अब इस वाले नंबर से माइनस 2y के साथ, तो क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पे प्लस 10 माइनस का, तो माइनस आ जाएगा 10 इंटू 2 हो जाएगा 20y स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी y था, y इंटू y स्क्वायर ही होता है। तो कुल मिलाकर के हमारा किसमें एक्सप्रेशन का फॉर्म में बन गया जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए जरा, जो है 10yx माइनस 20y स्क्वायर, तो ये हमारा किसमें है, हमारा गिवन रहेगा, जो सॉल्यूशन जो हम लोग करेंगे इसी फॉर्म में रहेगा। अब हमें किसमें फॉर्म में लाना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में लाना है, जो कि हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था। तो हम लोग 10 इधर है 20 इधर है, दोनों में से क्या कॉमन होगा, कौन नंबर से जो बड़ा नंबर होना चाहिए जो कि दोनों का डिवाइड कर सके, जाहिर सी बात 10 होगा। 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 10 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 20 को कर रहा है, लेकिन बड़ा नंबर होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला नंबर, कहीं ना कहीं हम उसको एचसीएफ के नाम से जानते हैं ना। तो आ जाएगा 10 ले लिए। अब देखो y इधर है, y स्क्वायर इधर है, तो हम लोग एक y इधर कॉमन ले लेंगे, तो y तो खत्म, बचेगा सिर्फ x बचेगा। अब माइनस है तो माइनस आप लगा ही दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग 10 को जब 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, वो बचेगा हमारे पास क्या, 2 ही बचेगा। जब हम लोग y स्क्वायर है यहाँ पे, जब हम लोग एक y ले लिए तो सिंपली यहाँ पे एक y बचेगा। तो आ रही बात समझ में। तो अब हम लोग किसमें, प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल दिए, पहले था हमारा एक्सप्रेशन, अब हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल दिए, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजेशन। उम्मीद है कि मैंने आपको यहां से मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेते हैं। अभी हमने फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से हमने देखने और समझने की हमने कोशिश की और हम समझ भी गए होंगे, आप जैसे मैंने आपको हमने समझाने की कोशिश की थी। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं। आगे जो रहेगा वो रहेगा हमारा फोर्थ नंबर, वो रहेगा मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने के कई सारे मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन करने का कई सारे मेथड्स हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमें पहला देखना है फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड का। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। कौन सा, अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन फैक्टर को देखने की कोशिश करेंगे, कॉमन फैक्टर के जरिए से हम लोग फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर पे रहेगा, दरअसल ये सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे दोस्तों वो रहेगा फैक्टराइजेशन व्हेन अ बायनोमियल इज कॉमन, या फिर ऐसा नंबर के ऐसा एक्सप्रेशन में जब एक बायनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक ही टर्म क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। बायनोमियल की जगह हम लोग यहाँ पे एक टर्म ही क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, उसको देखने की कोशिश करेंगे। थर्ड में जो रहेगा वो रहेगा फैक्टराइजेशन बाय द रीग्रुपिंग द टर्म्स। टर्म्स को रीग्रुप करके हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। हम लोग फैक्टराइज किसका करते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का करते हैं। सो याद रखना है आपको दोस्तों, याद रखना, जो भी मैंने ये फर्स्ट 3 लिया, ये जो भी मैंने फर्स्ट 3 लिया है, इसमें हम लोग बिना किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करना है। यस, मैंने सही बोला, यहां पे मैंने लिखा है सॉल्व विदाउट आइडेंटिटीज या फॉर्मूला। इन तीनों को यूज करने, इन तीनों को सॉल्व करने के लिए, इन तीनों मेथड को फैक्टराइज करने के लिए किसी भी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल नहीं होता है। इस बात को याद रखना है आपको, ताकि कि जब हम लोग आइडेंटिटीज का मतलब आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे फैक्टराइज करना है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, ताकि कि आपको क्या वहां पता चल सके, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल साबित हो कि किसको कौन सा प्रोसेस से करना है सॉल्व। आगे देख, इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हाउ टू, फर्स्ट नंबर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हाउ टू फाइंड कॉमन फैक्टर, कि किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फैक्टराइजेशन में आएंगे, जो कि कॉमन फैक्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि कॉमन फैक्टर होता क्या है।
कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि जो भी आपके पास टर्म्स दिया हुआ रहेगा उनमें क्या कॉमन है। इसको निकालने का एक आसान तरीका है, जरा उसको आप देख लीजिए। आप सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। जो जैसा है वैसे ही लिख लें आप। 12x एंड 36। आपको क्या करना है, पहले आपको 12 को इक्वल फॉर्म में कर लेना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि इस 12 का आप फैक्टर कैसे कर सकते हो। फैक्टर करने का मतलब यहां पर ये है कि आप 12 को कैसे कैसे लिख सकते हो। अगर सिंपली अगर हम देखें 12 का, सबसे पहले आप एलसीएम ले लें। क्या ले लें? 12 का एलसीएम। आप साथ में नोट डाउन भी करते हैं। तो ये रहे 12, ये रहेगा 6, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 6, ये बचेगा कितना 3, ये रहेगा 1। कुल मिलाकर के अब आया 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कौन सा रहेगा? यही हमारा रहेगा इसका फैक्टर। तो ये रहा हम लोग 2 इंटू 3, और साथ में जो हमारे पास x है ना, उसको भी हम लोग x ले लेते हैं। देखिए हम लोग 1 नहीं लेते हैं। हालांकि दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं सारे नंबर का मल्टीपल में 1 होता है, इसलिए हम लोग 1 को कंसीडर नहीं करते हैं। एक तो ये आ गया। अब दूसरा नंबर लेते हैं जी 36। 36 को अगर हम ले लेते हैं, फिर आप 36 का क्या निकालें? एलसीएम निकालें। सिंपल सी बात है। आप एलसीएम निकालेंगे 2, तो ये आएगा 18। फिर 18 को अगर हम 2 से डिविजिबल है बचेगा 9। 9 को कौन सा नंबर से डिविजिबल कर सकते हैं? 3 से लेंगे हम इसको। 3 को ये आएगा 1 सेकेंड 3 1। तो कुल मिला करके 2 इंटू 3 इंटू 3 आई ना बात समझ में? ये 36 का आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू ये 3। ये क्या रहा? 6 का फैक्टर रहा। अब दरअसल हमें क्या कॉमन फैक्टर ढूंढना, मतलब इन दोनों में क्या क्या चीजें कॉमन है। देख ले जरा। पहली बात तो कॉमन निकालने के लिए, कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आप देखिए इन दोनों में 2 है क्या? यस है। तो आप दोनों में से एक 2 को लिख लेना है। फिर आप लिख दो क्या? मल्टीपल। ये मैंने 2 लिखा है। तो आप फिर से देखिए, फिर 2 कॉमन है और एक बार मल्टीपल में आप 2 लिख ले। आप फिर आप देखिए और कुछ कॉमन है? यस है। यहाँ पर 3 कॉमन है, तो और एक बार आप 3 लिख लें। अब रही बात, ये इसका पेयर हो गया, ये इनके साथ पेयर हो गया, लेकिन यहाँ x और 3 बचा। क्या यहाँ पर x है? नीचे वाले में x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। और हम लोग ऊपर में भी 3 नहीं है, इसीलिए हम लोग 3 को कॉमन नहीं लेंगे। कुल मिलाकर के बाद आ जाए कितना, इसको मल्टीपल कर दीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं 12 क्या हो गया? इस नंबर का कॉमन फैक्टर है। क्या है? तो मैं बोलूंगा, यहां पे आप लिख सकते हैं 12 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36। सिंपली आप इसको यहां पे ये लिख लें। आ रही बात समझ में? अब हम लोग यहां से आगे की तरफ कुछ और एग्जांपल्स को ले लेते हैं, फिर हम लोग यहां से आगे की तरफ फिर बढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन में आएंगे। क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें पहले ही वहां पे यही एग्जांपल जो यहीं पे एक्सरसाइज में 14.1 में यही दिया गया है। राइट? आ रही ना बात समझ में? अब हम लोग दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, वो रहेगा 14p क्यू है 14p क्यू 28 p स्क्वायर और q स्क्वायर। ये रहा क्वेश्चन। हमें इन दोनों में से हमें क्या निकालनी है? कॉमन निकालनी है। अब हम लोग फिर अब कॉमन फैक्टर और भी हम लोग निकालने का प्रोसेस अभी आगे हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है? सिर्फ एक क्या है? टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप लिख लो जैसे 14p क्यू 28 p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जैसे लिख ले। अब ये दो टर्म है, तो एक टर्म को पहले हम लोग यहां लिख लेते हैं, वो है 14p क्यू। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इनको फिर से फैक्टर करेंगे। सबसे पहले आप 14 को करो। 14 को जब फैक्टर करोगे वो 2 और 7 ही आएगा, क्योंकि जब भी अगर आप 14 का क्या कर ले, एलसीएम ले लेंगे, 2 7 जा और 7 7 1 जा, तो कुल मिलाकर 2 इंटू 7 ही आएगा और दूसरा आ नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग 2 इंटू 7 लिखेंगे इसको। आ रही बात समझ में? और मल्टीपल में लिखेंगे, क्योंकि जो 14 और पी क्यू है दरअसल में क्या यहाँ पे ये 14
P और Q के बीच का जो रिलेशन है वो किस में है, वो है आपका मल्टीपल में, इसलिए हम लोग P इंटू क्यू लिख लें, बिल्कुल लिख लेंगे जी। ओके, अब दूसरा आता है हमारा, वो दूसरा जो टर्म है वो है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। आप क्या करें, 28 को आप एलसीएम ले लें। जब भी आप 28 को एलसीएम ले लेंगे 2, तो आ जाएगा इसका 14, 2 बचेगा 7 और 7 को 7 से डिवाइड करोगे बचेगा 1, कुल मिला करके आ जाएगा 2 इंटू 7। सो 28 का जो हम लोग फैक्टर करेंगे वो करेंगे 2 इंटू 2 सॉरी 7 आ रही बात समझ में, इंटू में। अब हम इसे में क्या रफ कर दे रहा हूं आप, है ना, आप देख लीजिए जरा सा, पी स्क्वायर है, इसका मतलब पी स्क्वायर है मतलब पी 2 है, पी स्क्वायर का मतलब हो गया दोस्तों पी इंटू पी, तो हम लोग पी इंटू पी लिख लें। उसी तरह से Q है तो Q इंटू हम लोग Q को हम लोग ओपन कर ले, क्या कर ले, ओपन कर लिए। हमें इन दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन क्या है, सबसे पहले हम लोग देख ले छोटे छोटे नंबर, क्या है 2 है, सबसे पहले हम लोग किसको 2 को ले लिए, फिर मल्टीपल लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो हम लोग 7 को ले लेते हैं, फिर मल्टीपल ले लेते हैं। अब क्या दोनों में P कॉमन है, तो दोनों में से एक ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देख ले, एक P है लेकिन यहाँ P और नहीं है, तो P को हम छोड़ते हैं। ये रहा Q, एक Q यहाँ पे है, तो हम दोनों यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। हम लोग फिर किसको कॉमन हम लोग ले लिए Q, तो कितना हो जाएगा 14PQ। सो 14PQ जो वो क्या है, इतने 14PQ और साथ में 28PQ स्क्वायर का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये हो गया यही कॉमन रहेगा, जो कि 14PQ इसे भी डिवाइड करेगा, 14PQ इसे भी डिवाइड करेगा, वो भी सबसे बड़ा नंबर। आ रही बात समझ में। अब मैंने और एक लास्ट में आपको एग्जांपल लेकर के मैं समझा दे रहा हूं, ताकि कि हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो रहेगा 6ABC कॉमा 24AB स्क्वायर कॉमा 12A स्क्वायर बी। आप लिखो जी सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन ले ले। ये है तो आप चाहे तो इसको ले लो 6ABC कॉमा 24AB स्क्वायर, जैसे है आप उसे एक बार लिख लें। एग्जाम में एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है, जहां आपकी जरूरत पड़ेगी, है ना। सॉल्व करने के दौरान आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं जी आगे। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले हम लोग 6 को ABC, अगर हम लोग 6 का एलसीएम अगर लें तो अगर 6 को हम तोड़ेंगे 2 और 3 का ही फॉर्म में आएगा। इसका मतलब हो जाएगा 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे आपका मिलेगा 6। इसका मतलब 6 का जो फैक्टर होता है वो 2 और 3 होता है। अब देख लेते हैं, A भी मल्टीपल में, B भी मल्टीपल में, C भी मल्टीपल में। एक टर्म को तो हमने साथियों देख लिया, अब हम दूसरे टर्म को लिखते हैं। दूसरा टर्म भाई साहब है 24AB स्क्वायर। अगर हम 24 का ले लें, जो बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, आप उसका साइड में क्या एलसीएम ले लिया करो, ताकि क्या आपको आसानी हो समझने में, है ना। तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा जी 3। आप समझ रहे मैं क्या क्या कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं जो एक्चुअल में करना चाहिए, है कि नहीं। 4 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है। तो मैंने इसको यहां से क्या किया, 24 का एलसीएम जब मैंने किया वो हमें इस फॉर्म में मिला। तो 24 को जब हम लोग करेंगे तो कौन, ये वाला फैक्टर रहेगा। किसका फैक्टर रहेगा, 24 का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, अब आ जाएगा इंटू ए है इंटू बी स्क्वायर का मतलब बी 2 रहेगा। अब साथियों अब ले लेते हैं तीसरा भाई है वो है ए स्क्वायर बी है। 12 को ले लेंगे, जब भी हम लोग 12 का क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां बचेगा 6 और 6 को किससे मिनिमम का 6 से डिवाइड हुआ है 2, 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 3। सो 3 रहेगा तो 3 को 1 से कर लेते हैं। अब आ जाएगा कितना 2 इंटू ये रहेगा
ए रहना चाहिए। किसका? 12 का हमने फैक्टर कर लिया। ए स्क्वायर का मतलब है दोस्तों ए इंटू बी। आ रही बने बात समझ में? मैंने यहाँ पे बिल्कुल किसका 12 का मैंने सबसे पहले फैक्टर किया, ए स्क्वायर को मैंने ए इंटू ए और मैंने बी में कर लिया। अब एज इट इज हमेशा की तरह आप देखें कि इन तीनों में क्या क्या कॉमन है। 2 2 2 दोनों तीनों में है, तो आपको एक ही बार लिखना है, 3 बार नहीं लिख देना है। आप लिखे मल्टीपल, यहाँ पे 3 है, अब देखिए 3 यहाँ, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे है। हमें इन सब 2 को छोड़ देना है क्योंकि ऊपर में और 2 है नहीं, हमने 2 ले लिया। अब ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है, एक ले लिया, फिर हमने मल्टीपल लिया। बी इधर है, बी इधर है, बी इधर भी, हमने बी को ले लिया। अब हम लोग सी इधर है, लेकिन और क्या है कि सी और कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। आप मल्टीपल कर दिए, 2 3 या 6 आ जाएगा, 6 ए बी इसका फाइनली आंसर। कुल मिलाकर के 6 ए बी इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 ए बी सी, 24 ए बी स्क्वायर एंड 12 ए स्क्वायर बी। तो मैंने आपको यहां सिर्फ एक मेथड मैंने बताया कि किस हिसाब से आप कॉमन फैक्टर ले सकते हैं। अब हम लोग जो मेन मुद्दा है हमारा कौन सा, ये वाला, उसको अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने अच्छे से हमने सीख लिया कि किस हिसाब से कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स का लिया जाता है। अभी हमने बेहतर ढंग से भी हमने समझने की कोशिश की है। अब हम लोग जो मेन मुद्दा हम लोगों का है वो है दोस्तों, वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा फैक्टराइजेशन बाय द कॉमन फैक्टर। कि कॉमन फैक्टर के जरिए से किस हिसाब से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ देखते हैं। देखिए अब फर्स्ट पॉइंट को हमने कर लिया। यहाँ जो हमने अब फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर के जरिए से किस हिसाब से हम लोग फैक्टराइज करते हैं। इसमें क्या होता है, ओनली वन ग्रेटेस्ट टर्म इज कॉमन। तो जब भी हम लोग या इस वाले मेथड से जब भी हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें जो कॉमन आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ एक बड़ा सा कोई टर्म होगा जो कि कॉमन होगा दोनों में से, है ना। मतलब जो भी आपके पास टर्म्स दिए हुए होंगे। ओके, इनको सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहला चीज ये है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म, कि आपके पास जो भी जितने भी अलजेब्रिक या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स दिया हुआ है उनमें से आपको क्या करना है, सबसे बड़ा कॉमन टर्म को फाइंड आउट करनी है। पहली बात ये। दूसरी बात इसमें यह है विच कैन, और ऐसा नंबर होना चाहिए, ऐसा नंबर सबसे बड़ा आप ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म तो ढूंढ लेंगे, लेकिन जो भी आप ग्रेटेस्ट कॉमन टर्म ढूंढेंगे वो क्या करना चाहिए, जितने भी टर्म होंगे उस एक्सप्रेशन में उनको डिवाइड भी करना चाहिए। अगर आप सबसे बड़ा टर्म तो लेते हैं लेकिन जितने भी टर्म है वो सबसे बड़ा टर्म जो भी आप कॉमन फैक्टर लेते हैं सबसे बड़ा, अगर वो सारे टर्म को डिवाइड नहीं कर सकता है तो वो कभी भी आपका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और कॉमन फैक्टर होने के लिए शर्त है जो भी सबसे बड़ा कॉमन नंबर या फिर कॉमन नंबर या फिर कॉमन टर्म लेंगे तो वो सारे टर्म को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे मैं आपको 10 एग्जांपल्स लूंगा और उम्मीद है कि आपका कॉमन फैक्टर से एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। जो मैं बता रहा हूं ये आप क्लास 8th में हो, इंडिया का आप किसी भी स्कूल से हो, सीबीएसई से हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएगा। यदि अगर आप जामिया, एएमयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अगर आप 9th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा आपको क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा। आपको वहां पर भी आपका कंपटीशन एग्जाम में भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, दोनों के लिए ही ये। ओके जी, देख लेते हैं। 6 ये है ना, सबसे पहले बोला है कि इन दोनों में से कॉमन टर्म लिखो। सबसे पहले हम लोग यहां देखने की कोशिश करेंगे। हमें इस बात का तो कंफर्म है, हम इस बात को पहले से जानते हैं कि जो कॉमन टर्म होगा सिर्फ एक होगा। कितना होगा, एक होगा, वो सबसे बड़ा होगा। मेरे पास 6 है, ए है प्लस 12 बी। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। आप देखिए इन दोनों में से जैसे हैं आप लिख दे 6 ए प्लस 12 बी, हमने लिख लिया।
अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। जैसे कि सबसे पहले हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए कि नंबर्स को, जैसे कि यहाँ 6 है, यहाँ पे 12 है। अब देखिए 6 और 12 में इन दोनों नंबर्स को कौन डिवाइड कर रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 6 और 12 को कौन डिवाइड कर रहा है। बड़ा नंबर होना चाहिए। 6 को 6 भी डिवाइड कर रहा है, मतलब है, और 6 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो सबसे बड़ा जो कॉमन नंबर है वो यहां पे रहेगा 6। जो भी हम लोग कॉमन लेते हैं उसको हम लोग लिखते हैं बाहर, है कि नहीं। अब देखिए जरा, चलिए इसको मैं कर लेता हूं, दूसरे में समझा देंगे। ये रहेगा ए, क्योंकि 6 के साथ मल्टीपल में क्या है, ए है, तो ए हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, जो कॉमन लेंगे वही ब्रैकेट के बाहर निकलेंगे। फिर प्लस है, आप प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस 12 को 6 से डिवाइड कर दे, आपके पास क्या बचेगा। अगर हम लोग इसको करेंगे तो जाहिर सी बात बचेगा, आपके पास बचेगा 2। यहाँ पे लिख दीजिए 2। हमने कॉमन सिर्फ 6 को लिया है, ना कि बी को, तो आपका बी ऐसे ही रह जाएगा। कुल मिलाकर के आपका क्या हो गया, यही हो गया आंसर। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई 6a प्लस 12b का जो क्या रहेगा, जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका 6 ही रहेगा। क्या रहेगा, 6 कॉमन फैक्टर रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमने ये रहा। कुल मिलाकर के अगर हम देखने की कोशिश करें, जो ये वाला टर्म रहेगा ना, ये हमारा रहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहता है, लेकिन हमें लिखना किसमें होता है, कॉमन। इसमें हमें लिखना होता है प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना होता है। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है मल्टीपल में, हमने तो लिख दिया। अब मैं यहां से दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा जो एग्जाम्पल रहेगा दोस्तों वो रहेगा 15, दूसरा रहेगा, ये रहेगा 12x प्लस का 15, इसको लेना है। इसको अगर हम लोग यदि हम ले लेते हैं, इसको हमें क्या फैक्टराइज करना है। जब भी फैक्टराइज करना होता है तो मैंने क्या बोला कि जब भी हम लोग फर्स्ट 3 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग किसी भी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखने से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटीज हमें यहाँ लगने वाला है ही नहीं, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे। अब देख लीजिए, जैसे है वैसे ही आपको 12x प्लस का 15 आप ऐसे ही लिख लीजिए। लिख लेने के बाद, फिर से मेरे बेटे, लिख लेने के बाद अब देखिए हम नंबर्स को लेना है। पहले क्या, नंबर्स को देखिए। 12 और 15 को कौन, एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों को ही क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको जब भी देखना है इन दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है, तो आपके नजर में दौड़ाइए। जैसे कि 2 है, 2 से तो पहले आपको क्या 12 तो हो जा रहा है। फिर मैंने बोला 12 एंड 15 को कौन, एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों ही नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो बड़ा नंबर होना चाहिए। देखिए जब भी आप इस लेवल के जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो इसमें क्या है कि ज्यादा बड़ा नंबर कुछ भी यहाँ पे है नहीं, आपको छोटा ही नंबर लेना है। 12 है, ये 3 को अगर हम देख ले, 3 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, 3 इन्हें भी डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या नजर दौड़ाना पड़ेगा, जिस हिसाब से मैं बोलता हूं आपको बोलना पड़ेगा। तो यहां देखते हैं हम लोग 3 कॉमन लेगा, हमने तो ले लिया। अब देख लिए, जैसे कि यहां पर 3 कॉमन ले लिए, तो अब देखिए यहां पर x है, यहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है। क्या हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल भी कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन का मतलब हो रहा है कि दोनों में वो चीजें होनी चाहिए, सिर्फ 12 के साथ है तो नहीं लेंगे हम। तो अब देखिए जब भी हम लोग लिए तो 12 को 3 से डिवाइड कर देंगे, है ना, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 4। ये मल्टीपल में x तो x रहेगा ही, प्लस का साइन आप प्लस लगा दीजिए। 15 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा आपके पास ये वाला रहेगा। जब ये वाला रहे तो आपके पास फाइनली आंसर क्या होगा, आंसर आपका यही होगा। कुल मिलाकर के ये यहां से यहां तक आ गया। आप किसी की चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, एएमयू या BAHU की तैयारी करें या फिर आप जामिया की करें, तो आपके पास एक बेसिक जानकारी बहुत होनी चाहिए, तभी आप शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब आपको बेसिक जानकारियां होने लगती हैं, या फिर क्लास 8th में हो, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग तीसरा कोई एक क्वेश्चंस को ले लेते हैं। अब हम लोग जो तीसरा लेंगे वो रहेगा 6c स्क्वायर माइनस 4cd। आप हमेशा की तरह आप लिखें यहाँ पे सॉल्यूशन। अब देखें इन दोनों में क्या है,
कि आप सबसे पहले आप 6c² माइनस 4cd को लिख लीजिए। अब देखिए पहले नंबर्स को हमेशा मैं बोलता हूं नंबर्स को लीजिए, एक रहा हमारा 4, एक रहा है 6। आप क्या करें तो 6 और 4 को कौन एक ऐसा बड़ा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, कुल मिलाकर के हम ऐसे बोलते हैं ऐसे क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब अगर मैं बोलूं एक ऐसा बड़ा नंबर जो कि इनको और इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो तो आपको जाहिर सी बात 2 नजर आएगा। क्या आएगा इसमें से 2 नजर आएगा। कुल मिलाकर कॉमन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं, है ना, जो कि सबसे बड़ा नंबर इसको डिवाइड कर रहा है वो 2 होगा। 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है, 2 इसे भी डिवाइड कर रहा है। सो तो हमारा 2 हो जाएगा बाहर। नहीं अभी रुकिए, अभी तो क्या है नंबर का खेल हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है। तो जब भी आप कॉमन ले रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कोई भी अगर आपके पास अल्फाबेटिकल वर्ड्स हैं तो c² है या c कुछ सिंगल सी है उसका पावर क्या है 1 है। जब भी आप कॉमन ले रहे होते हैं तो जिसका पावर सबसे कम है उनको आप कॉमन ले। तो अगर हमने देख लेते हैं c² है ना, या c का पावर 1 है तो हमें किनको लेंगे, हमें उन अल्फाबेटिकल वर्ड्स को लेना है जिनका पावर सबसे कम है। सबसे पावर c का है तो हमने c ले लिया। अब हम लोग देखते यहां पर d है लेकिन यहां पर d नहीं है, क्या हम d कॉमन लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे दोस्त, है कि नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अब 2 से 6 को डिवाइड कर दिए बचेगा 3। अब देखिए यहां c² का मतलब होता है c इंटू सी, तो हमने कितना c को एक लिया तो अभी भी तो एक c बचेगा ना, इस 3 के साथ आपने c लिख दिया और माइनस। अब क्या करेंगे इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 2 बचेगा। एक c था हमने एक c ले लिया, c ले लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब बचा भाई साहब d तो हमने कॉमन लिया ही नहीं इसलिए हम लोग d नहीं लिया तो हम इसको छेड़ना नहीं है। ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। जब आप लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो पता है हमें फिर यही चीज आ जाने वाला है। आइए अब आ जाते हैं हम लोग 4th नंबर पर। 4th नंबर का जो रहेगा वो है, ये बड़ा छोटा सा सवाल आ गया यार, रहेगा 7। अरे मैं y ही ले लेता हूं यार, चलो आप फटाफट करके दिखाओ। आप इसको करके करने की कोशिश कीजिए, पॉज कर दीजिए, मुझे पॉज कर दीजिए। नहीं मुझे पॉज नहीं करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है। आप वीडियो को पॉज कर लें, आप कोशिश कर रहे हैं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। जब आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे हो जा रहा, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, है कि नहीं। जैसे जैसे मैं रिपीट करता हूं ना आप भी उसी हिसाब से वीडियो को पॉज करके रिपीट करने की कोशिश करो। फिर से आप उससे क्या करो बैक करो, फिर से इस चीज को सुनो। जब भी आप ध्यान से आप 2 से 3 बार सुनेंगे ना, यकीन मानिए आपका इस चैप्टर में से आपका एक भी सवाल छूटने वाला नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। ठीक है, गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पिछले 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और बच्चे को मैं नस नस से वाकिफ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको रिपीट करना बहुत जरूरी। जैसे जैसे मैं बोलता हूं जब इस तरह का आपके भी हैबिट होने लगेगा ना तो आपको चीजों को समझने में आसानी भी होगा। इंसान सोच तो बहुत लेता है ना। जब वही चीज अगर इंसान को बोलने के लिए बोलो ना तो बोल नहीं पाता है जल्दी वो। क्यों? क्योंकि हमें सोचना, हम सोच बहुत सारी चीजें लेते हैं लेकिन हम बोल उतना ज्यादा नहीं पाते जितना हम सोच लेते हैं। इसलिए आप बोल बोल करके याद करने की कोशिश कीजिए। जब आपको समझ में आएगा तभी बोल पाओगे। दिमाग में तो बहुत कुछ चलते रहता है लेकिन आपका बाहर वही आएगा जो आपको समझ में आया होगा। आ रही ना बात समझ में? आपको करना है 7y माइनस का 42 मैंने कर लिया। अब देखिए जी यहां से जब हमने जो लिया है यहां से तो अब सिंपल बात है जी। देखिए सबसे पहले इधर ये है, ये रहा। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? अक्सर अगर आप देख रहे होते हैं तो ये 7 है। इसका मतलब 7 का जो है ना ये क्या है, एक अपने आप एक प्राइम नंबर है। इसका हम फैक्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जरा देखिए। इसको हम लोग 7 को क्या करें, कौन सा नंबर से डिवाइड करें? सो किसी भी नंबर से नहीं होगा। ये अपने क्या है प्राइम फैक्टर है, सॉरी प्राइम नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 7। आज ही नहीं बात समझ, आपको ध्यान देना है। जब ऐसा नंबर आएगा तो ये 110% श्योर है कि ये 7 होगा ना, इसको 42 का पक्का डिवाइड करने वाला है 100%। जब हमारा क्या होगा किसी भी नंबर को 2 से
इसका फैक्टर ज्यादा ना हो, है ना। जैसे कि हमारा प्राइम नंबर है, जैसे कि 3 हो गया, 5 है, 7 है, आ रही ना बात समझ में। फिर आपका 11 है, 13 है, तो 17 है, 19 है, तो उसका कोई भी नंबर नहीं होगा, तो उसका मतलब कि हम उसको फैक्टर नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आ जाएगा तो आप 7 ले लें, और y यहां पर है, यहां पे नहीं है, तो y आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, मल्टीपल में y बच गया, या माइनस लगा दीजिए। तो सिंपली 42 के जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, आएगा वो 6। तो ये है फाइनली आपका आंसर। आ रही बात समझ में। अब हम लोग दोस्तों कहां बढ़ जाते हैं, 5th नंबर पे। जो 5th नंबर का जो हमारा सवाल है वो है 12x प्लस का 15। यही रहा। आई थिंक मैंने ये नंबर कुछ कहीं से मैंने, अच्छा मैं तो यहाँ पे ले लिया था ना। चलिए जी, इसको मैं एक बदल देता हूं, इसको मैं ले लेता हूं 30। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, 30 ले लिया। अब करना क्या है, फिर आपको सॉल्यूशन लिखना है। आप फिर से वीडियो को पॉज कर दें, फिर आप समझने की अपनी से सिर्फ करने की आप कोशिश करें। अब उम्मीद है कि तो बन ही जाना चाहिए, है ना। आप ले लिए। अब देखिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 12 और 30 को अगर हम देखें सबसे बड़ा कौन नंबर है, तो आप क्या करें, कॉमन फैक्टर ले लें। क्या ले लें, या फिर एचसीएफ ले लें इसका। जब भी आप दोनों का एचसीएफ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो रहेगा सबसे बड़ा नंबर 6 रहेगा। क्या रहेगा, वो रहेगा 6। देखिए एक 12 है और 30 है, सबसे बड़ा जो नंबर डिवाइड करेगा वो करेगा जी, इसको भी 6 से डिवाइड एग्जैक्टली हो जा रहा है, और सबसे बड़ा ये भी डिवाइड हो जा रहा है। और बाकी अगर नंबर तो और भी छोटे नंबर से होते हैं, लेकिन हमें छोटा नंबर नहीं लेना है, हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है। तो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है जी, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 6 है। यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं, तो हम x को नहीं लेंगे। सिंपली हम लोग जब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2, तो 2 तो हम यहाँ पे लेंगे ही, x को हमें तो छेड़ना ही नहीं था, x अपनी जगह रहेगा, प्लस अब 30 को जब भी अब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 5। देखिए मैंने लगभग यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि एक किताब को 5 बार पढ़ना बढ़िया है कि आप 5 किताब एक साथ पढ़ो, है ना। 5 किताबें पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब को आप 5 बार पढ़ लें, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन करने से बढ़िया है कि आप 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन कर लें अच्छे ढंग से, जो आपको आ रहा होता है। तो यकीन मानिए आपका जो बेसिक है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ये रहा जी फाइनली क्या हमारा आंसर, ये रह गया। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कितना 10 क्वेश्चंस में कराऊंगा, ताकि कि आपके एनसीईआरटी की बुक हो, आरएस अग्रवाल की बुक हो, या फिर कोई सा भी राइटर का अगर आपके पास बुक है, तो यकीन मानिए आपका एक भी सवाल छूटने वालों में से नहीं है। आ रही बात समझ में। जैसे जैसे मैं बोलता हूं आपको वैसे वैसे ही करना है। पहले किसको देखना है, फिर पहले किसको देखना है, क्योंकि मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं कि आप कर कैसे, है ना। क्योंकि बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, मैं सारे सवाल तो यहाँ मैं आपको मैं करा नहीं सकता, लेकिन सारे सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं और साथ में समझा रहा हूं। अब देखिए जी 6 नंबर में है, ये रहा हमारा p² प्लस QR प्लस PQ प्लस PR एज इट इज। इसको ले लें, क्योंकि हमारे पास कितना यहाँ पे 4th टर्म है। याद रखना जब भी यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला दोस्तों काम नहीं आने वाला है, जैसे कि मैंने पहले बोल दिया। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली सा जब भी 4 टर्म्स रहे तो यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, वो भी लाइक टर्म्स बना करके। जैसे इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे पहले QR प्लस PQ प्लस PR। सबसे पहले आप क्या करें कि जो लाइक टर्म्स है उसको लाने की कोशिश। जैसे कि यहाँ P है लेकिन यहाँ पे QR है, P तो है नहीं दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशन में आप P वाले को P वाले की तरफ से लेके आ जाए, Q वाले को Q की तरफ से लेके आ जाए। जैसे कि यहाँ पे p² प्लस अगर P है तो मैं इसको यहां पर लेकर के आ जाऊंगा
क्यू आर को उसकी जगह मैं लेकर के आ जाऊंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। जब भी आप जगह बदल देते हैं इनकेस अब प्लस में, क्योंकि यहां पे प्लस क्यू आर था, है कि नहीं, तो अब ये क्यू आर प्लस इस जगह आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन चीज को याद रखना है। क्योंकि हम लोग 2 + 5 = 9 ही आने वाला है, या फिर 5 + 2 = में हमारा 9 ही आने वाला है। इसलिए प्लस का केस में अगर इसके जगह आप बदल देते हैं तो इसका कुछ भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे 4 टर्म्स हो जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें 2 टर्म्स को ले लेना है। क्या लेना है, 2 टर्म्स को आप ब्रैकेट लगा दीजिए। पहले हमारा 4th टर्म था, 4 टर्म था, हमने लाइक टर्म कर दिया। लाइक टर्म करने के बाद हमने ब्रैकेट से घेर दिया है ना। घेरने के बाद क्लोज करने के बाद आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। जैसे यहाँ p² है, यहाँ p है, तो आप कोशिश करें कि आप p ही कॉमन आएगा इस वाले ब्रैकेट के अंदर में। तो यहाँ पे p² का मतलब p 2 था, 2 जब p था हमने से उसमें से एक ले लिया, तो एक अभी भी हमारा ब्रैकेट के अंदर में है। अब दूसरी बात हमारा प्लस है, प्लस का हमने लिख दिया। यहां पर p × q है, क्योंकि हमने p कॉमन लिया है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, q बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, q बचेगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, क्यू आर है, यहाँ पे पी आर है, इन दोनों में क्या ऐसी कॉमन है, यहाँ पे हमें सिर्फ आर दिख रहा है, तो आर यहाँ पे आप ले लें, तो ब्रैकेट में बचेगा क्यू और बचेगा यहाँ पर पी, नहीं पी ही बचना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ठीक है, क्या यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों सही है। यहाँ पर अब हमेशा याद रखना आपको, जब भी 4th टर्म्स रहेगा, कितने टर्म्स रहेंगे दोस्तों, 4th टर्म्स रहेगा, तो हमें ब्रैकेट के लाइक टर्म्स पहले लाओ, सारे जो जिसके साथ है उसको लेकर के आओ, फिर ब्रैकेट में क्लोज कर दो। जब भी आप कॉमन लेंगे तो जो भी 2 ब्रैकेट्स के अंदर में आएगा वो बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। अगर ऐसे केस में अगर आपके ब्रैकेट में जो आ रहे हैं, जैसे कि p + q है, यहाँ q + p है, बात बराबर है। अगर इन दोनों ब्रैकेट के अंदर में अगर अलग अलग चीजें आ जाती हैं, अगर सेम चीज नहीं आ पाता है तो समझ लेना वो गलत है। अगर इस दोनों ब्रैकेट के अंदर में अगर एक ही जैसा चीज है तो वो बिल्कुल आपका परफेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे p को प्लस, जो भी यहाँ पे साइन रहेगा साइन के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस लेना है तो माइनस को लेना है। p + r हमने ले लिया, तो अब हमारे पास हमने फिर ऐसे एक ब्रैकेट को शुरुआत कर दिया। इन दोनों में से आप एक ले लो, देखो यहाँ p + q है, लेकिन यहाँ q + p है, दोनों एक ही चीज है, तो इन दोनों में से आप एक चीज ले लो। मैं ले लेता हूं दोस्तों p + q, तो जो भी आएगा फाइनली यही हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया हमारा, यही हमारा आंसर आ गया कि इन दोनों में जो कॉमन जो रहेगा हमारा p + r रहेगा और प्लस p + q रहेगा हमारा कॉमन। अब आ जाते हैं दोस्तों, अब हमारा आ जाता है 7th नंबर पे। 7th नंबर का जो सवाल है वो थोड़ा सा हटकर तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। 10a² - 15b² प्लस का 20c²। सॉल्यूशन लिख लिया, जो जैसे ही एक बार आप ऐसे ही लिख लीजिए, ताकि कि आपका एग्जाम में बढ़िया जो एग्जामिनर होगा वो क्या करेंगे, आपका अच्छे से वो समझ पाएंगे, है ना। लिख लिया। अब देखिए जरा, 10 है, 15 है और 20 है, सबसे बड़ा नंबर यहां पर कौन सा होगा जो कि यहां बड़े से काटने की कोशिश करेगा। देखिए 10 है तो 10 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक 5 से भी कर सकते हैं। हर एक बात समझ में। अब देखिए पहले मैंने क्या बोला, 2 और 5 बोला, तो अगर हम दूसरा वाले नंबर को देखिए साइन को नहीं देखना है, यहाँ पे साइन को जैसे देखना है फिर तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखना 15 होता है 3 और 5 से, तो कुल मिलाकर के हमें आगे और देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 10 का जब आप फैक्टर करेंगे, 10 का दोस्तों जब भी आप फैक्टर करेंगे 2 × 5 ही आने वाला है, और अगर आप 15 का कर लें तो आपका 3 × 5 ही आने वाला है। कुल मिलाकर के दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, तो कुल मिलाकर के दोनों में 5 है, तो पक्का तीसरा में तो आना ही होगा 5। क्या होगा, आना ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग अगर कुछ और से भी ये होता है, क्योंकि 20 का टर्म तो बहुत ज्यादा होता है। 20 जो है 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है, और अपने आप 20 से भी डिवाइड
होता है, लेकिन हम उतना तो लेंगे नहीं क्योंकि हमारा इस सबको तो कॉमन करना चाहिए ना। तो ऐसा नंबर जो कि तीनों नंबर से डिवाइड होना, तीनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, ऐसा नंबर होगा। तो हमारे दोस्तों क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। 5 तो हमने ले लिया कॉमन। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब 10 को 5 से अगर डिवाइड कर देंगे बचेगा 2। ए स्क्वायर तो रहेगा ही क्योंकि बाकी और सब में है नहीं, जो जैसे साइन है आप वैसे ही लगा दीजिए। अब 15 है, 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों वो बचेगा आपका 3। अब बात रही यहाँ पे बी स्क्वायर, तो अपने आप में भी रहेगा। और प्लस की अगर हम बात कर लें दोस्त तो क्या बचेगा आपके पास 20 है, तो अगर हम लोग 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे बचेगा 4। सी स्क्वायर तो अपने आप जगह ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हमें यहाँ पे एक चीज का बहुत अच्छे से पता चल गया कि हमें फैक्टराइज करने के लिए देगा। क्या देगा हमें जब भी फैक्टराइज करने के लिए देगा तो आपको किसमें, प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है कि दो नंबर्स का, दो या जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट में आंसर आएगा। जब आप इनको मल्टीपल करेंगे ना दोस्तों, फिर आपको फिर यही घुमा करके फिर यही आंसर आ जाने वाला है, जो कि मैं पहले में आपको मैं बता चुका हूं। अब बचे हमारे 3 सवाल। आप इसको फटाफट कर लो नोट, क्योंकि मैं इसको रफ करने के लिए जा रहा हूं, है ना। जब भी मैं बोलता हूं तो आपको क्या करना है, साथ में नोट डाउन भी करना है दोस्तों। आई होप आपको, शायद एक बार देख लो, मैं तो साइड हो जाता हूं, आप देख लें, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या रफ करने वाला हूं, क्योंकि अब हम लोग यहां से आगे के सवाल को दोस्तों देखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से आगे की सवाल करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को उठा लेते हैं। अरे यार ये तो बड़ा छोटू सा सवाल है, क्या करें, फिर से छोटू सा सवाल आ गया। 1 2 3 मतलब यहाँ पे आ गया हमारे 8वां सवाल। 8वां जो सवाल आया है, तो थोड़ा सा मैंने सवाल को मैं चेंज कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सा छोटू सवाल है, तो मैं बड़ा कर देता हूँ उसको, अपने हिसाब से मैं लेता हूँ। ये रहेगा 10x स्क्वायर y प्लस 15 ये लेता हूं मैं, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 30 y स्क्वायर x ले लेता हूं, और एक नंबर ले लेता हूं, वो रहेगा आपका 20 y और z। ये मान लिया आपका सवाल है। क्या दोस्तों, ये हमारा सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करना है जैसे है, पहले मैंने बोला, मैंने आपको वैसे ही आप इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेना। आपको लिख लिए, पक्का नहीं लिखे तो दोस्त लिख लो यार। ओके जी, इतना आ गया। अब हमें ध्यान देना है, सबसे पहले हमें नंबर पे ध्यान देना है। 30 20 कौन ऐसा नंबर होगा जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है। तीनों का मतलब 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 30 को भी कर रहा है, 20 को भी कर रहा था। अच्छा समझ में आ गया, पक्का ना। हाँ मुझे पता है कि आपको पता चल गया वो नंबर कौन सा 10 होगा। कौन सा होगा दोस्त, 10 ही नंबर होगा। अब ध्यान देना, क्या करना है, ध्यान देना है। यहां पर x स्क्वायर है, यहां पर x है, तो इसका पावर 1। अब यहां पर देना है, यहां पे क्या है दोस्त, कुछ भी नहीं है, x स्क्वायर है, यहां पे x है, लेकिन क्या थर्ड टर्म में x है, नहीं है। क्या हम कॉमन लेंगे, नहीं लेंगे कॉमन, क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई नासिर, एक मेरा दोस्त है इस साइड में है और एक दोस्त मेरा इस साइड में है। कुल मिलाकर के आपके हिसाब से तीसरे कितने, 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त, अगर मैं आपसे कोई भी आपसे पूछ ले यार इन तीनों में एक कॉमन चीज बता दो, हो सकता मैं एक टीचर हूं, साधारण से एक शिक्षक आदमी, हो सकता मेरा भी दोस्त क्या है, वो भी शिक्षक है, ये भी शिक्षक है। तो आप बोलोगे कि सर जो भी आपसे पूछेगा उनको बताना कि इन तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों आदमी क्या है, एक साधारण और बेचारा सा क्या है, शिक्षक आदमी है। तो इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, है कि नहीं। तो कॉमन होना चाहिए। हो सकता है कि अगर हमें एग्जाम्पल लूं, हम लोग 3 दोस्त हैं, 3 में से 2 शिक्षक आदमी हैं, एक डॉक्टर है, क्या हम तीनों में कॉमन होगा शिक्षक? बिल्कुल नहीं होगा कॉमन शिक्षक यार, क्योंकि हम दोनों में तीसरा में नहीं है। सामने वाले ने तीनों से कॉमन पूछा कि तीनों को मिला के बताओ क्या कॉमन है। आ रही ना बात समझ में? ओके, तो
तो हमारे यहाँ पे x तो होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है इसलिए। अब y इधर है, वाई स्क्वायर इधर है, y इधर है, y का कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ भी पावर 1। तो मैंने क्या बोला, इसका सबसे जो कम पावर वाला होता है इसमें तीनों में से वो है y का पावर 1, तो y को हमने लिखना नहीं है। अब आई बात z तो यहाँ पे है लेकिन रिमेनिंग टू टर्म्स में नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, बचेगा दोस्तों 1 को तो हम तो लिखते नहीं है मल्टीपल के केस में, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्योंकि y एक था तो मैंने एक ले लिया। अब प्लस में आ जाते हैं, तो जब हम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों बचेगा 3, है ना, 3 ही तो बचेगा ना। अब y स्क्वायर में से, y स्क्वायर का मतलब होता है y इंटू वाई, तो हमने एक ही को लिया है तो एक लेंगे तो अभी भी तो एक बचेगा ना, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब x है तो दोस्तों x उसको भी लिख लो, आप प्लस लिख लो। 20 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, मतलब 20 को आप जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपली कितना बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2। y एक था, हमने एक कॉमन ले लिया तो y से खत्म, बचे z को बेचारे को सिंपली लिख दो। तो आपका ये फाइनली क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इसका आंसर यही आएगा। अब हम लोग अगला सवाल की तरफ, मतलब अगले सवाल की तरफ अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका जो 90 नंबर का सवाल है वो है थोड़ा सा हटके नहीं है, तो ऐसे भी सिंपल है, -3x स्क्वायर -3x। ये रहा, लेकिन लो यार ये ना अब हमारा काम का ये है नहीं, सिंपली मैं इनसे मैं रफ करूंगा। ये बेचारा कागज हो गया हमारा कोड़ा कागज। चलो दोस्त आगे बढ़िए, 2 पैसे तो मेरा उंगली के छाप भी चल गया। चलो अब सॉल्यूशन हमेशा की तरह अब करो क्या, मुझे यहाँ पॉज कर दो, है ना। पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। अब सॉल्व करने की कोशिश करो, जब सॉल्व करने की कोशिश करो फिर इसको क्या करना है, प्ले बटन को दबाएं। जब फिर से मैं बोलना शुरू हो जाऊंगा आप देखना शुरू हो जाओ। अगर आपका सही है तो उसे आगे कर दो, और अपने आप को शुक्रिया अदा करो कि आपने कर लिया। अगर नहीं किया होता गधे, आगे देख लो, आगे कर लोगे। सॉरी टू से गधे हैं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ ना मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, ठीक है दोस्तों, बुरा नहीं मानने का, है ना। चलो आगे देखते हैं, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार। चलो जी, अब लिख लिया तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का 3x हमने तो ले लिया दोस्त। अब करना क्या है यहाँ पर, अब देखो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, तो जिस कुल मिलाकर के इसका भी तो पावर दोस्त क्या है, 1 है। तो कोशिश करो इसके साथ में पहले वाला, क्या यहाँ पे 3 है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, क्या यहाँ पे 3 नहीं है ना, तो हम लोग 3 को कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि इन दोनों में है, तीसरे वाले भाई में नहीं, तो हम तो नहीं लेंगे। अब देख लो जी, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पे x1 है, तो तीनों चीजों हम लोग क्या लेंगे, हम लोग तीनों चीज में जो कॉमन है दोस्त, जिसका पावर कम हो उसको लेते हैं। x है तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ x क्यूब था मतलब x3 था, जब x3 में से जब हमने एक x ले लिया तो सिंपली x क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। माइनस लगा दो, 3 तो हमने लिया नहीं, 3 को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x ले लिया तो बचेगा सिंपल सा x। आ रही बात समझ में, माइनस का साइन लगा दो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x, हमने 3 कॉमन तो लिया नहीं, 3 को एज इट इज लिख दो। यहाँ पे एक x था, यहाँ पे x था, तो हमने x को ले लिया, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, तो ये रहा। तो ये रहा हमारा क्या आंसर दोस्त, ये रह गया। अब हमारा रहता है 10वां नंबर का क्वेश्चन, है ना। 10वां नंबर पे जी ठीक है, अब आ गया। ये दरअसल ये एनसीईआरटी की क्या है ना, जितनी भी रेफरेंस बुक है या फिर एनसीईआरटी बुक है, सारे बुक्स का रेफरेंसेस का मतलब क्या मिक्सअप है ये। आप इस हिसाब से कुछ भी कर लो आप दोस्त, आपका क्या होगा, कुछ भी कर लो मतलब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूं आपको, मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे जी। जैसे की तरह आप लिख लो, यार मैं ना लिख दे रहा हूं, आपको लिख लेना है। ओके चल आ जाते हैं। अब हम लोग के नंबर्स को देखते हैं। ए रहा 10, एक है 30, तो 20 और 10 में क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों को क्या कर सकता है डिवाइड, वो है 10 ही होगा सबसे बड़ा नंबर। तो 10 इसको करेगा दोस्त, तो आपको क्या करना, आपको 10 तो लिख लेना, क्योंकि इन दोनों नंबर को क्या है, 10 ही एक बड़ा नंबर है जो कि आपको डिवाइड कर सकता है कि नहीं। और कोई और बड़ा नंबर आप चाहे तो ले
नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 ही एक ऐसा नंबर है जो बड़ा नंबर है, जो कि 10 को भी डिवाइड करेगा, 20 को भी डिवाइड करेगा और 30 को भी डिवाइड करेगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप फैक्टर करके देख सकते हैं, कॉमन फैक्टर आप देख लेना कि इसका आखिर क्या रहा है कि नहीं। अब आ जाओ 10 आ गया। अब आ जाते हैं दोस्त नंबर किसके, अल्फाबेटिकल वर्ड्स की तरफ। यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल एल है, दोनों में से एक एल हम ले लेंगे। अब इधर भी एम है, एक एम है, तो दोनों में से जी ले लो। अब बची यहाँ पर ए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है तो हम ए को लेंगे नहीं। तो अब हम लोग 20 को 10 से डिवाइड करेगा, बचेगा 2। एल स्क्वायर को है ना, एल 2 था, एक ले लिए, बचेगा एल बेचारा बचेगा एम तो हम तो कॉमन ले ही लिए, एम हो गया बाहर, यहाँ इसका कोई जगह नहीं है तो आप ऐसे प्लस आगे बढ़ लो। फिर आप बचेगा 30 को किससे 10 से डिवाइड करना, बचेगा कितना 3 बचेगा, 3 मतलब 3 बचेगा, 3 हमने ले लिया दोस्त। कि ए हमने तो लिया ही नहीं था तो ए को आप एज इट इज लिख लो। यहाँ एल कितना 1 है, 1 को हमने बाहर लिख लिया तो हम यहाँ पे एल लिखेंगे नहीं। यहाँ पर सिंगल एक एम है तो हमने एम बाहर ले लिया तो हम एम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। तो फाइनली ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। और दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करके आप लिखें कि आपको कैसे इसमें और बेहतर से बेहतर अगर कुछ मैं कर सकता हूं तो आप जरूर हमें बताएं। कोई हमारे दोस्त या साथी अगर कोई भी सजेशन देना चाहता है कि अब मैं आपको मैं अच्छे ढंग से मैं बता पाऊं तो प्लीज आप जरूर बताएं हमें। और साथ में यार आपको प्लीज आपको सब्सक्राइब कर लेना ताकि कि नए नए जो अपडेट्स या फिर न्यू वीडियोस में बनाऊं ताकि वो आपको सबसे पहले आपको मिले, और शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच।